उसके बाद अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आएगा मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी का हिंदी में कहना है कि पॉवर्टी का ना बहुत सारा डिमेंशन है, अलग अलग तरीक़ा से पॉवर्टी हो रहा है। देखो द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन इनिशिएटिव OPHI ने रिलीज़ किया है 2025 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि ये रिपोर्ट आया है। की हाईलाइट देखोगे आप रिपोर्ट का तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में 1.1 बिलियन या फिर 18.3% आउट ऑफ 6.3 बिलियन पीपल जो हैं 109 कंट्री में वो एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एज इन फेस कर रहे हैं। फिर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ऑल द मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल आर ग्लोबली लिव इन अ जस्ट 6 मिडिल इनकम कंट्रीज, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड तंजानिया। अराउंड 27.8% ऑफ ऑल द चिल्ड्रन जो हैं वो मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी रीजन में है, मतलब फेस कर रहे हैं। और मोर देन डबल द रेट अमॉन्ग अडल्ट 13.5% वो भी क्या कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह रहे हैं। पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो पॉवर्टी एंड क्लाइमेट शॉक्स क्रिएट्स अ डबल बर्डन, मतलब पॉवर्टी और क्लाइमेट शॉक्स मतलब गरीबी और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डबल बर्डन ले आ रहा है इंसान पे। पॉवर्टी ड्रिवन एक्सपोजर्स टू क्लाइमेट हैज़ार्ड देन इन टर्न रीएनफोर्सेस द प्रोलॉन्ग पॉवर्टी, मतलब अनियमित पॉवर्टी हो जाता है। नियरली देखा जाए तो 8 in 10 पीपल लिव इन अ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और 887 मिलियन आउट ऑफ 1:1 बिलियन ग्लोबली आर डायरेक्टली एक्सपोज टू क्लाइमेट हैज़ार्ड सच एज एक्सट्रीम हीट, फ्लडिंग, ड्रॉट और एयर पॉल्यूशन। अब देखो 309 मिलियन पुअर पीपल लिव इन रीजन जो एक्सपोज किया जाता है टू 3 to 4 ओवरलैपिंग क्लाइमेट हैज़ार्ड वाइल एक्सपीरियंसिंग द एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। 3 इंडिविजुअल फेसेस, मतलब 20 इंडिविजुअल फेस करते हैं ट्रिपल और क्वाड्रपल बर्डन। कौन से इंसान, जैसे देखो 309 मिलियन पीपल जो है ना वो कहाँ रहते हैं, वैसे रीजन में जो एक्सपोज है 3 और 4 ओवरलैपिंग क्लाइमेटिक हैज़ार्ड, जो एक्सपीरियंस मतलब क्लाइमेटिक हैज़ार्ड मतलब अर्थक्वेक, सुनामी, फॉरेस्ट फायर है ना, जितने भी हाई हैवी रेनफॉल वो सब ऐसा क्लाइमेट हज़ार्ड रीजन में रहते हैं वाइल एक्सपीरियंस करते हैं एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये बेसिकली इंडिविजुअल वो है वो ट्रिपल या क्वाड्रपल बर्डन को फेस करते हैं, ऑफन पोजेस करते हैं लिमिटेड एक्सेस और मिनिमम एक्सेस किसको, टू सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम, और एम्पलीफाई करते हैं नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द शॉक्स को। इंडिविजुअली देखा जाए तो मोस्ट वाइड स्प्रेड हैज़ार्ड देखते हैं अफेक्ट करता है पुअर पीपल को ग्लोबली आर हाई हीट 608 मिलियन एंड एयर पॉल्यूशन 577 मिलियन। उसके बाद सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया आइडेंटिफाइड एज अ ग्लोबल हॉटस्पॉट अकाउंट करता है फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव करते हैं रीजन अफेक्टेड बाय क्लाइमेट हैज़ार्ड में। अब पॉवर्टी इन इंडिया में देखते हैं तो 2005 से लेकर 6 तक 55.1% ऑफ पीपल जो है इन इंडिया वे पुअर थे। द शेयर पल्बिनेटेड टू 16.4%, जो परसेंटेज जो है वो घट गया है 16.4% इन 2019-2020 एंड रफली 414 मिलियन पीपल लेफ्ट इन पॉवर्टी। मेथोडोलॉजी ऑफ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे पहले डेप्रीविएशन इंडिकेटर में कंप्यूटेशंस ऑफ द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो बीइंग बाय द कंस्ट्रक्टिंग डिप्रेशन प्रोफाइल फॉर ईच हाउस होल्ड और पर्सन इन इट, जो कवर करता है 10 इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इन हम लोग अभी यहाँ पे टेबल में देखेंगे। ठीक है, देखो ऑल द इंडिकेटर, जितने भी इंडिकेटर हैं आर इक्वली वेटेड, सबको इक्वल वेटेज दिया है विथ ईच डायमेंशन। ए पर्सन डेप्रीविएशन स्कोर कितना है, वो सम ऑफ वेटेड डेप्रीविएशन सी और ही एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एक पर्सन का डेप्रीविएशन स्कोर कैसे आप काउंट करोगे कि वेटेड डेप्रीविएशन सी और ही एक्सपीरियंसेस। द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आइडेंटिफाई करता है पीपल को एज अ मल्टी डायमेंशनली पुअर और इफ देयर डेप्रीविएशन स्कोर इज 1/3 दैट इज 33.3% और हायर। अब MPI वैल्यू देखते हैं तो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ इंसिडेंस है दैट इज H और द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु लिव इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। उसके बाद A और द एवरेज डेप्रीविएशन स्कोर अमॉन्ग द मल्टी डायमेंशनल पुअर और पुअर पीपल। पुट सिंपली ए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज इक्वल टू H इंटू A। H क्या था हमारा, तो इंसिडेंस है कितना हो रहा है, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु लिव इन अ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, और A क्या है, एवरेज डेप्रीविएशन अक्रॉस द मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल।
तो देखो एम पी आई इज इक्वल टू एच इंटू ए, दोनों आप लोग समझ गए। एम कितना है, एम एच क्या है, और मतलब एच क्या है मतलब कितने लोग रहते हैं, और ए क्या है कितने लोग डेप्रीविएटेड है। उसके बाद देखो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है इसको क्या कहा गया है, इज नोन एज एडजस्टेड हेड काउंट रेशियो। ठीक है, एडजस्ट किया हुआ हेड काउंट नंबर ऑफ पीपल, और इट इंक्लूड बोथ द शेयर ऑफ पीपल इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, दैट इज इंसिडेंस ऑफ हेड काउंट एंड द एक्सटेंट टू विच दे आर डिप्राइव्ड, मतलब कितनी दूर तक कितना ज़्यादा वो फेस कर रहे हैं पॉवर्टी को। फिर एम पी आई वैल्यू जो है रेंज करता है 0 to 1, और हायर वैल्यू इम्प्लीवाइज हायर पॉवर्टी। अब देखो डिमेंशंस ऑफ पॉवर्टी में सबसे पहले आप हेल्थ देखोगे, इंडिकेटर न्यूट्रिशन है, और डिप्राइव्ड इफ लिव इन हाउस होल्ड वेयर, मतलब डिप्राइव्ड इफ लिविंग इन हाउस होल्ड, वैसे घर में जहाँ पे अडल्ट अंडर 70 ईयर ऑफ एज और एनी चाइल्ड whom there is a nutritional information is unnourished, उसका वेट कितना गया है 1/6। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड मोर्टेलिटी में देखते हो तो कोई भी चाइल्ड जिसका एज 18 ईयर हो, 18 से कम हो, हैज़ डाइड इन फैमिली इन 5 ईयर पीरियड प्रिसीडिंग द सर्वे, तो कितना है 1/6। फिर ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो नो हाउस होल्ड मेंबर ऑफ एज स्कूल एंट्रेंस प्लस 6 ईयर्स ऑफ ओल्डर हैज़ completed at least 60 ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये 1:6 है। उसके बाद स्कूल अटेंडेंस में देखा जाए तो एनी स्कूल, कोई भी स्कूल एज चाइल्ड जो स्कूल नहीं जा पा रहा है अप टू द एज एट विच ही और शी कंप्लीट द क्लास 8, उसका वेट कितना है 1:8। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कौन सा आता है आपको ये याद रखना चाहिए, कुकिंग आना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सिर्फ स्टेटस नहीं है, कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड एंड एसेट्स है। चलिए एक एक करके देखते हैं। कुकिंग फ्यूल, सबसे पहले हाउस होल्ड जो है वो कुक्स विथ डंग, वुल, चारकोल और कोल, ये इसका वेटेज कितना है 1:18। उसके बाद हाउस होल्ड जो है सैनिटेशन फैसिलिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं है, और अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गाइडलाइन इट इज़ इम्प्रूव्ड बट शेयर्ड विथ अदर पीपल, इसका 1:18 है। हाउस होल्ड जो है वो डज नॉट असेस टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर, और अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गाइडलाइंस देखा जाए तो, और इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर इज एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक फ्रॉम होम राउंड ट्रिप, इसका 1:13 है। उसके बाद हाउस होल्ड हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, इसका 1:18 है। फिर एटलीस्ट वन ऑफ द 3 हाउसिंग मटेरियल फॉर रूफ, walls and floor are inadequate, or the floor is of natural material and is of roof and or wall and are of natural or rudimentary material, ये 1:16 है। और household does not own more than one of these assets, that is रेडियो, टेलीविजन, इनमें से कोई एक मतलब कोई आइटम, मतलब कोई एक या फिर एक से अधिक आइटम नहीं है। तो टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल कार्ट, बाइसिकल, मोटर बाइक और रेफ्रिजरेटर, एंड डज नॉट ओन अ कार और ट्रक। ठीक है, इसका वेटेज कितना है 1:18। अब देखो नीति आयोग के अलॉन्ग देखा जाए तो नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है इसका मेथोडोलॉजी देखोगे कैसे कैलकुलेट करता है। ये बेसिकली यूज़ करता है इंटरनेशनली एक्लेम्ड अल्कायर फॉस्टर मेथोडोलॉजी। ठीक है, इंटरनेशनली एक्लेम्ड अल्कायर फॉस्टर मेथोडोलॉजी, इसको क्या मतलब बेसिकली ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये रिटेन करता है 10 इंडिकेटर फ्रॉम ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और इनकॉर्पोरेट करता है 2 एडिशनल इंडिकेटर, दैट इज मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट। 10 एज इन इंटरनेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाला इंडिकेटर, और 2 कौन सा, मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट। फिर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वैल्यू जैसे देखा जाए तो लाइक ग्लोबल MPI value is arrived at by multiplying the head count ratio और intensity of the poverty। इंडिकेटर में देखा जाए तो लाइक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इंडिया जो है वो नेशनल MPI है, और 3 इक्वली वेटेड डायमेंशनल हेल्थ है, एजुकेशन है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, विच आर रिप्रेजेंटेटेड बाई 12 इंडिकेटर। अब देखो 12 इंडिकेटर में चलिए एक करके देखते हैं सबको। तो देखो अब इंडिकेटर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखोगे ना, और उनका वेट तो 1/3 1/3 1/3 है, मतलब हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, HES हीज इतना है। लेकिन देखो अब हेल्थ में भी अलग अलग आ रहा है। देखो हेल्थ में अगर हम देखते हैं ना तो न्यूट्रिशन 1/6 है इसका वेटेज, फिर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी 1/12, और मैटरनल हेल्थ जो है वो कितना है 1/12। वहीं पे आप एजुकेशन में देखोगे तो 1/3 है, लेकिन तो अगर आप एजुकेशन में 1/3 को देखोगे तो उसको 2 भाग में बांटा गया है, तो ईयर ऑफ स्कूलिंग 1/6 और ईयर ऑफ अटेंडेंस 1/6। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाए तो 1/21 कुकिंग फ्यूल है, 1/21 सैनिटेशन है, 1/21 ड्रिंकिंग वाटर है, 1/21 हाउसिंग है, 1/21 इलेक्ट्रिसिटी है, 1/21 एसेट्स है, और 1/21 बैंक अकाउंट है। ठीक है,
अब देखो कंक्लूजन में देखते हैं क्या बता रहा है कि देखो 2025 जो ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है ना, वो अंडरस्कोर्स करता है कि पॉवर्टी जो है वो नो लॉन्गर है यूनिडायमेंशनल चैलेंजेस ऑफ इनकम डिफिशिएंसी बट कम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरलिंक्ड deprivation in health, education and living standard. Now further aggravated by climate vulnerability, India remarkable reduction in multidimensional poverty index, मतलब इंडिया का मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है घटा है, रिफ्लेक्ट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ द टारगेट वेलफेयर इंटरवेंशन, साथ ही साथ इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजीज. हाउएवर सस्टेनिंग दिस प्रोग्रेस डिमांड करता है पैराडिम शिफ्ट टुवर्ड्स द रेजिलियंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, रेजिलियंस ओरिएंटेड डेवलपमेंट. अब क्या है देखो, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस 2025. देखो ये है क्या, देखो स्वेरिज रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस 2025, ये नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस है. ये अवार्ड किया गया था जोएल मॉकियर को, जो फिलिप एगियन एंड पीटर हॉविथ है, फॉर एक्सप्लेनिंग इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ. किनको मिला है? जॉल मोयर को, फिलिप एगियन को और पीटर हॉविथ को. अब देखो अगर हम इस सेवरिजिस रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस दैट इज नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा जानते हैं, तो ये बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया था 1968 में बाय स्वेरिट रिस्क बैंक, और स्वीडन सेंट्रल बैंक है ये. इट इज़ नॉट वन ऑफ द 5 नोबेल प्राइज इस्टेब्लिश्ड बाय अल्फ्रेड नोबेल विल इन 1895. अब अवार्ड जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, और फर्स्ट रिसिपिएंट इसके कौन है? तो रैगनर फ्रिश और जैन टिनबर्गन इन 1969. उसके बाद देखो अमर्त्य सेन वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक इन 1998 ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक एंड सोशल चॉइस थ्योरी. अब देखो स्पेसिफिक्स देखते हैं, मतलब स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉटरेट्स. तो जॉन मॉकर जो है वो प्री रिक्विजिट्स फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए रिक्विजिट्स जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताते हैं. ये उनको अवार्ड मिला था, मतलब ही वॉज अवार्डेड फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड द प्री रिक्विजिट्स फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ दैट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टू ड्राइव द सस्टेन्ड ग्रोथ, और 3 की एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट. मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 3 की एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए. चलिए सबको एक करके देखते हैं. तो कहा गया ए जॉइंट इवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर मैकेनिकल कॉम्पिटेंस, और ए सोसाइटी ओपन टू चेंज. उसके बाद फिलिप एगियन एंड पीटर हॉविथ ने थियोरी ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया. देखो दे वेयर रिकॉग्नाइज्ड फॉर द मैथमेटिकल मॉडल दैट इज फ्रेमवर्क, किसके लिए? ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन डेवलप्ड इन 1992. क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन देखा जाए तो डिस्क्राइब करता है प्रोसेस जहाँ पे न्यू और बेटर प्रोडक्ट्स एंटर द मार्केट, जो मेकिंग द ओल्डर प्रोडक्ट ऑब्सोलीट एंड कॉजिंग द कंपनी सेलिंग देम टू लूज आउट. प्रोसेस जो है एक क्रिएटिव बिकॉज इट इंट्रोड्यूसेस समथिंग न्यू और डिस्ट्रक्टिव बिकॉज इट्स आउटकम इज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. वन ऑफ द की आउटकम क्या है ऑफ दिस मॉडल? स्टेटेड दैट कंपनी आर इनसेंसिटिव टू इन्वेस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. मतलब कंपनी जो है ना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तो पूरा ऑल ओवर इंडिया का प्रॉब्लम है. कंपनी जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करने के लिए मतलब एज इन नॉट दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय टेम्पररी मोनोपोली थ्रू पेटेंट्स. हाउएवर पेटेंट्स डू नॉट प्रोटेक्ट फर्म्स फॉर competitor making a new patentable innovation. अब रोल ऑफ इनोवेशन और नॉलेज इन ग्रोथ. तो देखो बूस्ट करता है प्रोडक्टिविटी, सेम इनपुट जनरेट ग्रेटर आउटपुट. एग्जांपल OECD और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है, वो कंट्री जो है जैसे कि इन OECD कंट्रीज UK USA 2/3 to 3/4 ऑफ द लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ केम फ्रॉम इंटेंजिबल मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इनोवेशन एंड ICT फ्रॉम 1995 to 2006. और दूसरा है उसके बाद इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो न्यू मेडिसिन जो है, ट्रांसपोर्ट बेटर, फूड, इंटरनेट, इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिकेशन. उसके बाद ट्रांसफॉर्म्स इकोनॉमिक इनटू नॉलेज बेस्ड सिस्टम. दैट इज एग्जांपल इसमें कंट्री जो है इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में, ICT में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. जैसे कि साउथ कोरिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड करते हैं 4.9% ऑफ द GDP. वहीं पे एक्सपीरियंस करते हैं फास्टर GDP ग्रोथ और हाइयर इनकम मोबिलिटी, वर्ल्ड बैंक नॉलेज इकोनॉमी इंडेक्स. अब देखो एनकरेज करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड हायर वैल्यू चेन, हायर वैल्यू जॉब. तो इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट करेंगे 1.5 लाख स्टार्टअप और 17 लाख डायरेक्ट जॉब. ये अप टू दिसंबर 2024 तक था.
फिर प्रमोट करना है सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब रिन्यूएबल ऑनशोर winds and solar, the most cost effective option for new electricity generation, that is IRENA to 2024। अब देखो आगे देखते हैं रोल ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन ग्रोथ। तो रोल ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन ग्रोथ तो देखा जाए तो फॉस्टर करना इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडिंग को। इसमें एग्जांपल देखा जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ट्रांजिशंस टू इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवीज, डिस्प्लेइंग द ट्रेडिशनल कंबस्शन इंजन फर्म, और क्रिएट करना है न्यू मार्केट किसके लिए, फॉर बैटरी और क्लीन एनर्जी के लिए। फिर एनकरेज करना है एंटरप्रेन्योरशिप और कंपटीशन। इंडिया का डिजिटल रिवॉल्यूशन, दैट इज यूपीआई, फिनटेक, ई कॉमर्स, ये डिसरप्टेड है ट्रेडिशनल बैंकिंग और रिटेल से, जो इंक्रीज करेगा इंक्लूजन और इनोवेशन। रीलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हाई रेट ऑफ फर्म्स एंट्री और एग्जिट, मतलब एंट्री और एग्जिट हाई रेट में है फर्म्स का, जो कि देखा जाए तो ओवर 10% इन यूएसए, और इम्प्रूव एफिशिएंसी और प्रोडक्शन फैक्टर अक्रॉस यूनिट्स, और इम्प्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। फिर इकोनॉमिक रेजिलियंस में कोविड-19 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेटेड, इनेबलिंग द रिमोट वर्क एंड ई कॉमर्स ग्रोथ, मतलब रिमोट ग्रोथ मतलब कहीं से भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। और एज इन वी से ना व्हाट वी से वर्क फ्रॉम होम, तो और ई कॉमर्स ग्रोथ। अब देखो गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है फॉर इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में। सबसे पहले आरडीआई स्कीम मतलब प्रमोट करना है प्राइवेट सेक्टर को, रिसर्च को, 1 लाख कोर फंड। उसके बाद स्टार्टअप एंड रिसर्च सपोर्ट में प्रिज्म स्कीम, दैट इज PRISM स्कीम जो है, और PM रिसर्च फेलोशिप प्रमोट्स रिसर्च। उसके बाद अटल इनोवेशन मिशन, ये डेवलप करेगा इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नेशन वाइड बाई नीति आयोग। उसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव में डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ये। उसके बाद डीप टेक फंड दैट इज ₹10,000 करोड़ फॉर कटिंग एज रिसर्च एंड स्टार्टअप स्केलिंग। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखा जाए तो ICET और USA जो है वो सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप है विद जापान एंड क्वीन बाई क्वाड। उसके बाद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पॉलिसी, तो PLI सेमीकंडक्टर मिशन और इंडिया AI मिशन जो ड्राइव करेगा टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को। और थीमेटिक मिशन में नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन, एरावत क्वांटम मिशंस एंड डीप टेक पॉलिसीज। अब देखो हम कंक्लूजन देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टेम है, मतलब एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर ग्रोथ, इनोवेशन और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के लिए। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एजुकेशन या हेल्थ बूस्ट प्रोडक्टिविटी, क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है अगर हम इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन में। विच मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिल्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। फिर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन फर्दर, ये क्या करता है, ड्राइव करता है इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को। और सस्टेनिंग दिस मोमेंटम रिक्वायर करता है, नीड है प्रोएक्टिव अप्रोच का। एक अप्रोच जो है प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए जो फॉस्टर करेगा ओपननेस को, मैनेज करेगा डिस्ट्रप्शन को और रेजिस्ट करेगा प्रोटेक्शनिज्म को, इंश्योर करेगा कोहेरेंट पॉलिसी को और इन्वेस्ट करेगा रिसर्च टू सिक्योर द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। PM धन धान्य कृषि योजना जो है बेसिकली देखा जाए तो इसमें क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, तो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY। ये इनिशिएटिव है जो बेसिकली रिवॉल्यूशनाइज करेगा इंडियन एग्रीकल्चर को। कैसे, तो उनको मोर प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल और फाइनेंशियल रिवॉर्डिंग फॉर फार्मर, मतलब उनको बनाया जाएगा। अब देखो PM धन धान्य कृषि योजना जो है बेसिकली अनाउंस किया गया ड्यूरिंग यूनियन बजट 2024-2025-26 एंड ड्रॉ इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन ले आ रहा था फ्रॉम नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये बेसिकली कंसोलिडेट करता है 36 एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल स्कीम को अक्रॉस 11 मिनिस्ट्रीज। तो 11 मिनिस्ट्री के अंतर्गत 36 एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल स्कीम है उसको ये कंसोलिडेट करता है, जैसे कि इंक्लूडिंग PM किसान, दैट इज कैश ट्रांसफर, मतलब 7,000 था ना 3 इंस्टॉलमेंट में शायद। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस के लिए, फिर प्रधानमंत्री कृषि समाधान योजना PMKSY, एक बार ध्यान रखना है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये इरिगेशन के लिए है। उसके बाद विथ मल्टीपल बेनिफिट्स। अब देखो कवरेज जो है मतलब कन्वर्जेंस विथ ऑल इंक्लूड द स्टेट स्कीम और लोकल पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। इसका एम देखोगे तो आपको सपोर्ट करना है 1.7 करोड़ फार्मर को, पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को जो लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड को ओ करता है। मतलब आपको किसको बेसिकली ध्यान देना है, तो बेसिकली सपोर्ट करना है 1.7 करोड़ फार्मर को, जो देखा जाए तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है जिनके पास 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड या उससे कम है, हु कॉन्स्टिट्यूट 86% ऑफ इंडियन फार्मिंग पॉपुलेशन, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 ये कहता है।
मिनिस्ट्री इन्वॉल्व इसमें कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है, और ड्यूरेशन इसका कितना है, 6 ईयर है, और 6 ईयर का टाइम पीरियड कब से है, 2025-26 से लेके 30-31 तक, 2030 to 31 तक। अब देखो फाइनेंशियल आउटले मतलब कितना पैसा डिस्बर्स किया, कितना पैसा दिया गया है, तो एनुअल बजट कितना दिया गया उसमें 24,000 करोड़ फॉर 6 ईयर, और टोटल इसका देखोगे तो 1.44 लाख करोड़ है। उसके 40% ऑफ द सब्सिडी है, 30% ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, स्टोरेज और इरिगेशन है, बस और कुछ भी नहीं है। उसके बाद 20% ऑफ फॉर द लोन्स, 10% फॉर द ट्रेनिंग और मेक और मार्केट सपोर्ट। उसके कवरेज देखोगे तो आप 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट विथ लो क्रॉप यील्ड, वाटर स्केर्सिटी एंड लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, मिनिमम कितना है 1 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम ईच स्टेट। उत्तर प्रदेश के पास मैक्सिमम 12 डिस्ट्रिक्ट है इन द स्कीम। फोकस देखो जाए तो 1 ऑन रीजन विथ लो क्रॉप यील्ड, दैट इज एग्जांपल वीट yields below 3.5 टन पर हेक्टर नेशन एवरेज, और मॉडरेट क्रॉप जो है उसका इंटेंसिटी कितना है, फ्यूअर देन 1.55 क्रॉप साइकिल पर ईयर, और लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट। बेनिफिशियरीज अब देखोगे तो मतलब कौन कौन इसके भुक्तभोगी है, तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, वुमेन फार्मर है, यंग फार्मर है, अडॉप्ट करेंगे मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक, स्टार्ट करेंगे एग्री बिजनेसेस, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, वेंचर्स, फार्मर इन लॉस लो प्रोडक्टिव एरियाज ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड एलाइड सेक्टर वर्क्स। अब सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम अंदर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये बेसिकली रिजॉल्व करेगा डुप्लीकेशन और इनएफिशिएंसी को। ठीक है, जैसे कि देखो 45% ऑफ द कैपिटल जो है वो एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर इज एक्चुअली, मतलब 45% एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर का क्यों है, फॉर एसेट फॉर्मेशन इंडिकेटिंग द लो एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी। जैसे कि सेक्टर देखो वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं मोर देन 75% ऑफ द कैपिटल टूवर्ड्स एसेट फॉर्मेशन। अब अगर इन्फोग्राफी कर देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे की ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना स्कीम का क्या है, ये की ऑब्जेक्टिव, तो सबसे पहले इंक्रीज करना है क्रॉप यील्ड। तो क्रॉप यील्ड आप कैसे करोगे, 20 to 30% थ्रू क्वालिटी इनपुट एंड टेक्नोलॉजी, फिर रिड्यूस मॉनसून डिपेंडेंस विद ड्रिप एंड स्प्रिंकलर। उसके बाद बिल्ड स्टोरेज टू कट द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बिलो 5%। उसके बाद डबल फार्मर इनकम बाय 2030। फिर सपोर्ट करना है वीमेन को, यूथ को और एलाइड सेक्टर को डेयरी फिशरीज प्रोडक्ट पोल्ट्री के लिए। फिर प्रोवाइड करना है मैकेनाइजेशन, फिर प्रमोट करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड लास्ट में अचीव करना है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं की बेनिफिट्स क्या है और उसके इम्पैक्ट्स क्या है। तो एस्पेक्ट सबसे पहले क्रॉप यील्ड, तो 50 to 80% डिस्काउंट जो है ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, बायो फर्टिलाइजर एंड इक्विपमेंट्स लाइक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स, ये बेनिफिट है उसका क्रॉप यील्ड का, जिसका इम्पैक्ट क्या होगा 20-30% मोर आउटपुट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनेंशियल एड। फाइनेंशियल एड में शॉर्ट टर्म लोन्स दैट इज 50,000 to 1 lakh at 4 to 7% इंटरेस्ट रेट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड फॉर इमीडिएट नीड लाइक सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। उसको 20 to 40% प्रॉफिट इंक्रीज, अफोर्डेबल इनपुट्स और इन्वेस्टमेंट। उसको लोन टर्म्स लोन देखेंगे तो लॉन्ग टर्म लोन्स में तो 1 to 10 lakh फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट सच एस ट्रैक्टर, स्टोरेज यूनिट्स एक्सेट्रा। उसके स्टोरेज में देखोगे तो फी और लो कॉस्ट यूज ऑफ विलेज एंड ब्लॉक लेवल वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज, और सेव करता है ये 20% ऑफ द क्रॉप को। इरिगेशन देखोगे तो सब्सिडाइज्ड जो है सब्सिडाइज्ड ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, ये सेव करता है 30 to 50% ऑफ द वाटर को। अब देखो नेक्स्ट है मार्केट एसेस। मार्केट एसेस में सबसे पहले इसका आप क्या देख रहे हो की बेनिफिट्स, तो ये फ्री एसेस है टू डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक ई-नैम और PMDDKY ऐप, किसके लिए, फॉर दैट सेल टू द बायर। ये हाईएस्ट प्रायर और नो मिडिल मैन है, मतलब प्राइस भी आपको हायर मिलेगा और मिडिल मैन ऐसा नहीं है तो वो तो इनहेरेंट है। फिर मॉडर्न स्किल ग्लोबल एक्सपोजर, मतलब फ्री वर्कशॉप किसके लिए, केस के लिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट पार्टनर्स ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैकेनाइजेशन एंड एलाइड एक्टिविटीज़। उसके बाद फुल्ली फंडेड इंटरनेशनल ट्रिप फॉर 500 फार्मर, किसके लिए, टू लर्न एडवांस टेक्निक इन कंट्री लाइक इसराइल, ड्रिप इरिगेशन, जापान, प्रिसीजन फार्मिंग एक्सेट्रा, और मॉडर्न स्किल ग्लोबल एक्सपोजर। अब देखो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म ऑफ द स्कीम में सबसे पहले नेशनल लेवल में देखा जाए तो ओवरसाइट करना है फ्रॉम नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। उसके बाद 2 टर्म जो है टू बी फॉर्म एट अ सेंट्रल लेवल, 2 टर्म बनाया जाएगा सेंट्रल लेवल में, 1 अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री एंड अदर अंडर द सेक्रेटरी एंड डिपार्टमेंट ऑफिसर्स। स्टेट लेवल में देखा जाए तो नोडल कमिश्नर कमेटी है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति लेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान्स में विल बी प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, जो सपोर्ट करेगा फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड नीति आयोग। यूज ऑफ डिजिटल डैशबोर्ड
फार्मर ऐप एंड डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग सिस्टम, 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI जो इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी को, और सेंट्रल नोडल ऑफिसर में अपॉइंट किया जाएगा फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट जो कंडक्ट करेगा रेगुलर फील्ड विजिट और मॉनिटर करेगा प्रोग्रेस और कोऑर्डिनेट करेगा लोकल टीम को। अब कंक्लूजन देखते हैं तो PM धन धान्य कृषि योजना जो है इंश्योर करेगा स्कीम कन्वर्जेंस को, डेटा ड्रिवन प्लानिंग को और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन को, जो फॉस्टर करेगा इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट और फार्मर वेलफेयर को थ्रू होलिस्टिक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। अब पल्सेस में हम आत्मनिर्भरता कैसे लाएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है क्या, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, दैट इज दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, जिसका की फीचर क्या होगा मिशन ऑफ आत्मनिर्भरता इन पल्सेस में, तो बूस्ट करना है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना है, रिड्यूस करना है इंपोर्ट डिपेंडेंस और अचीव करना है सेल्फ सफिशिएंसी को। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस कब तक, बाय दिसंबर 2027। आप इसका ड्यूरेशन देखोगे तो 6 साल का था, 2025-26 से लेके 2030-31 तक था, और फाइनेंशियल आउटले कितना दिया गया, मतलब कितना पैसा डिस्बर्स किया गया है, तो 11,440 करोड़। मिनिस्ट्रीज में कौन इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका फोकस क्या है क्रॉप में, तो देखो तूर, अरहर या फिर पिजन भी आप मान लो, उड़द जो ब्लैक ग्राम है और मसूर दैट इज रेड लेंटिल्स है, इस पे ध्यान दिया गया है। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, दैट इज टेलर किया जाएगा, इंटरवेंशन किया जाएगा इन स्पेसिफिक नीड ऑफ ईच क्लस्टर। बेनिफिट किसको मिलेगा, तो बेनिफिट मिलेगा 2 करोड़ फार्मर को। कैसे, गारंटीड प्रोक्योरमेंट, मतलब गारंटी हम आप उसको उपजाऊ करिए, हम आपको उससे लेंगे, मतलब आपका उपजाऊ हुआ एज इन पल्सेस लेंगे गवर्नमेंट के द्वारा। फिर क्वालिटी सीड डिस्ट्रीब्यूशन और इन्हांस्ड वैल्यू चेन सपोर्ट। अब देखो अदर बेनिफिट देखा जाए तो अदर इंटेंडेड बेनिफिट में प्रमोट करना है क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑन सॉइल हेल्दी फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, क्रिएट करना है सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और प्रमोट करना है इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप ड्रिवन डाइवर्सिफिकेशन। अब चलिए यहाँ पे एक बार इन्फोग्राफ में देखते हैं कल्टीवेशन एरिया। सबसे पहले की टारगेट क्या है जो इंश्योर करेगा सेल्फ सफिशिएंसी की, हाँ हम पूरा पल्सेस जो है वो अपने दम पे उगा सकते हैं बाय 2030। तो कल्टीवेशन एरिया में सबसे पहले 310 लाख हेक्टर ऑफ कल्टिवेबल एरिया होना चाहिए। यील्ड इसका कितना होना चाहिए, 1130 kg पर हेक्टर, और प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, 350 लाख टन। अब देखो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में सबसे पहले सीड डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 126 लाख क्विंटल ऑफ सर्टिफाइड सीड्स एंड फ्री प्रोविजन ऑफ 88 लाख सीड किट्स टू फार्मर ये दिया जाएगा। उसके बाद इम्फेसाइज किया जाएगा इन प्लेस और डेवलपिंग एंड डिसमिलेटिंग हाई यील्डिंग पेस्ट रेसिस्टेंट और क्लाइमेट रेजिलेंट पल्सेस वेराइटीज। फिर एश्योर करना है प्रोक्योरमेंट को, मतलब 100% प्रोक्योरमेंट ऑफ तूर दाल, उड़द दाल और मसूर दाल एट MSP फॉर 4 years, ठीक है, ये करना बहुत ज़रूरी है। फिर नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया NAFED और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट इज NCCF, ये बेसिकली प्रोक्योर करेगा फ्रॉम फार्मर्स। कैसे पार्टिसिपेट करेगा, स्टेट अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा के अंतर्गत ये दोनों NAFED और NCCF ये क्या करेंगे, प्रोक्योर करेंगे। अब रोल क्या है स्टेट का, तो स्टेट में इंश्योर करना है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, और स्टेट विल ऑल्सो प्रिपेयर रोलिंग 5-year सीड प्रोडक्शन प्लान। रोलिंग 5-year सीड प्रोडक्शन प्लान है जो बेसिकली ब्रीडर के साथ है, और सीड प्रोडक्शन मॉनिटरिंग बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और क्वालिटी एश्योरेंस मेंटेनेंस थ्रू साथी पोर्टल। मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से क्या किया जाएगा, सीड प्रोड्यूसिंग मॉनिटर किया जाएगा, और साथी पोर्टल से क्या किया जाएगा, एश्योर किया जाएगा मेंटेनेंस, ठीक है। साथ ही जो है वो सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी और होलिस्टिक इन्वेंट्री बेसिकली प्रोवाइड करवाएगा, मतलब फैसिलिटेट करेगा। और इस यूज़र ओरिएंटेड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन पार्टनरशिप विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC। मतलब किसके साथ है ये बेसिकली यूज़र ओरिएंटेड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है, ठीक है। यूज़र के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है, और ये पार्टनरशिप किसके साथ है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ है। अब देखो पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चेन देखा जाए तो स्टैब्लिश करना है 1000 प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट, और सपोर्ट करना है सब्सिडी ऑफ अप टू 25 लाख पर यूनिट। स्टेटस क्या है पल्सेस प्रोडक्शन इन इंडिया का, तो देखो इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इंपोर्टर है पल्सेस का, ये आपको ध्यान रखना होगा। टॉप 3 पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो कंट्रीब्यूट करता है 22% मतलब 22.11% टोटल प्रोडक्शन ऑफ इन इंडिया। दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है राजस्थान जो देखा जाए तो कितना है 55% ऑफ इंडिया पल्सेस प्रोडक्शन।
अब देखो सीजन में तो ग्रोन इन ऑल द 3 सीजन, दैट इज खारिफ, रबी एंड समर सीजन। और खारिफ में अब देखोगे तो पिजन पी, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, माइनर पल्सेस, दैट इज मोथबीन, राजमश, हॉर्स ग्राम एक्सेट्रा, ये सब उपजाओ, मतलब दिस आर ग्रोन इन दिस सीजन। उसको रेबी क्रॉप, दैट इज चिक पी, लेंटिल्स, फील्ड बीन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम। और समर में ग्राम, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है। अब देखो इंपॉर्टेंट पल्सेस में सबसे पहले चिकपी है, कितना है 47.4%, पिजन पी कितना है 15.4%, ग्रीन ग्राम कितना है 12% और ब्लैक ग्राम कितना है 10.3% और लेंटिल्स कितना है 5.4%। प्रोडक्शन ट्रेंड देखा जाए तो ये 192.55 लाख टन से राइज किया है इन फाइनेंशियल ईयर 14 टू 244.93 टन फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ये लाख टन में बताया गया, ठीक है। अब देखो आत्मनिर्भरता इन पल्सेस का नीड क्या है, देखो इट्स नीड इज ड्यू टू प्रॉब्लम क्या है, इनसफिशिएंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, मतलब डोमेस्टिकली हम लोग बहुत कम ग्रो करते हैं, इसीलिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर तीनों हैं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है हैव नॉट केप्ट पेस विद डिमांड, तो जितना प्रोड्यूस करना है वो डिमांड के साथ एज इन नेक्सस नहीं रखता है, जो लीड करता है 15-20% इंक्रीज इन पल्सेस इम्पोर्ट। उसके बाद 2024 जो है इंडिया इंपोर्ट करता है 47.38 लाख टन ऑफ पल्सेस, इवन इट इज एक्सपोर्टेड 5.9 लाख टन। वहीं पे एड्रेस करना है माल न्यूट्रिशन को, तो पल्सेस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 20-25% टोटल प्रोटीन इनटेक इन इंडिया डाइट। हाउएवर पर कैपिटा कंजप्शन देखा जाए पल्सेस का तो वो शॉर्टली फॉल करता है, रिकमेंडेड एज 85 ग्राम पर डे। अब देखो इंक्रीजिंग डिमांड में देखा जाए तो टोटल डिमांड इन प्रोजेक्ट टू रीच 46.33 मेट्रिक टन बाई 2030 और 50.26 मेट्रिक टन बाई 2047, ये डिमांड इतना बढ़ जाएगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल एंड सॉइल हेल्थ बेनिफिट में देखा जाए तो पल्सेस जो है इन्हांस करता है सॉइल फर्टिलिटी को ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विच हेल्प रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन सिंथेटिक फर्टिलाइजर। प्राइस और मार्केट स्टेबिलाईजेशन देखा जाए तो प्राइस फ्लक्चुएशन ड्यू टू वोलेटिलिटी इन ग्लोबल ट्रेड एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन एक्ट्स एज अ चैलेंज इन मीटिंग द इन्फ्लेशन टारगेट। अब देखो यहाँ पे अदर इनिशिएटिव देखा जाए जो प्रमोट करेगा पल्सेस प्रोडक्शन को, सबसे पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM जो है वो बेसिकली क्या करेगा, फूड सिक्योरिटी मिशन को इनिशिएटिव है जो प्रमोट करेगा पल्सेस को। देखो ये इनिशिएट किया गया था 2007 में, फोकस ऑन एरिया एक्सपेंशन, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, जो एक्सलरेट करेगा पल्सेस को। और प्रोडक्शन प्रोग्राम A3P 2010-14 फोकस ऑन क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडवांस्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। PM आशा दैट इज प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM आशा जो है ये लॉन्च किया गया था 2018 में। ये अम्ब्रेला स्कीम है जो प्रोवाइड करवाएगा प्राइस एश्योरेंस फॉर पल्सेस, ऑयलसीड एंड कॉपरा, ठीक है, POC पॉक है ना, PM आशा पॉक या फिर कॉप। अब देखो मतलब कॉप मतलब कोपरा, ऑयलसीड एंड पल्सेस, ठीक है, कोपरा, ऑयलसीड एंड पल्सेस। अब देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जो है ये की पल्सेस क्रॉप्स में देखा जाए तो इंक्लूड करता है, जैसे कि पिजन पी तूर, उसके बाद चिक पी चना, उसके बाद ग्रीन ग्राम मूंग और ब्लैक ग्राम उड़द एंड लेंटिल्स मसूर। फिर बफर स्टॉक मैनेजमेंट देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है वो मेंटेन करता है बफर स्टॉक इसके लिए, पल्सेस के लिए, कैसे, थ्रू प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड PSF और PSS, जो प्रोडक्शन टू स्टेबिलाइज द कंज्यूमर प्राइस एंड एंश्योर द अवेलेबिलिटी। अब देखो सब्सिडाइज्ड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, भारत दाल ये क्या है, सब्सिडाइज्ड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। भारत दाल में देखो भारत आटा आया हुआ है, भारत दाल आया हुआ है, भारत चावल भी साथ आया हुआ है, ठीक है। देखो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव जो कन्वर्ट करेगा स्टॉक्स ऑफ चना दैट इज चिक पी, मूंग दैट इज ग्रीन ग्राम और मसूर दैट इज लेंटिल, कहाँ पे, इनटू सब्सिडाइज्ड भारत दाल, इसके लिए फॉर रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउटलेट्स लाइक NAFED एंड NCCF एक्सेट्रा। कंक्लूजन में देखते हो तो मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस ये ले डाउन करता है ग्राउंड वर्क किसके लिए, फॉर सेल्फ रिलायंट सस्टेनेबल और रेजिलियंट पल्सेस सेक्टर में। उसके बाद बाय कंबाइनिंग द टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और फार्मर एम्पावरमेंट, ये क्या करेगा, इट विल एंश्योर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, बूस्ट रूरल प्रॉस्पेरिटी और रिड्यूस करेगा इम्पोर्ट डिपेंडेंस, जो स्टेयर करेगा इंडिया टूवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, है ना।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडी। ठीक है, फिशरीज़ के लिए एज इन इंडिया बहुत पॉपुलर है। चलिए देखते हैं WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडी ये क्या है। इन्होंने ऑफिशियली एंटर कर लिया है एक फोर्थ, मतलब एज इन एक डिसीजन, जो बेसिकली आफ्टर 2/3 ऑफ WTO मेंबर सबमिटेड इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक एक्सेप्टेंस आया हुआ है, एक मतलब बेसिकली डील पास हुआ होगा। देखो अब ये है क्या, सबसे पहले WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी आप देखोगे कि बेसिकली ये फर्स्ट WTO एग्रीमेंट है जो एक्सप्लिसिटली फोकस करता है कि इन्वायरमेंट जो है, और इन्वायरमेंट एंड द फर्स्ट ब्रॉड बाइंडिंग मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है ऑन ओशन सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सॉरी इफ आई हैव नॉट सेड अर्लियर करेक्ट। देखो मैं बताता हूँ, पहला WTO एग्रीमेंट है जो एक्सप्लिसिटली फोकस करता है इन्वायरमेंट और फर्स्ट ब्रॉड बाइंडिंग मल्टीलेटरल एग्रीमेंट में, और वो टॉपिक किसके लिए है, वो ओशन सस्टेनेबिलिटी के लिए है। हाउ डू वी कंजर्व आवर ओशन एंड इट्स ओशन रिलीफ्स। ओके, अब देखो एडॉप्शन देखोगे तो ये बेसिकली अडॉप्ट किया गया था एट 12 WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, MC12 इसको बोला गया है। ये बेसिकली जेनेवा में है, ईयर 2022 में है, और फोर्स में कब आया, 15 सितंबर 2025 को। अलाइंड विथ SDG 14, मतलब ये अलाइंड है विथ आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। एग्रीमेंट जो है वो क्या करता है, ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है मरीन इकोसिस्टम को, कैसे, थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल फिशरी सब्सिडीज। अब देखो अंडर SDG 14.6 आप देखोगे, ये बेसिकली एम करता है कि आपको एलिमिनेट करना है हार्मफुल फिशरीज सब्सिडीज दैट कॉजेस ओवर फिशिंग, ओवर कैपेसिटी और सपोर्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। अब देखो इंडिया का देखा जाए तो इंडिया जो है अभी इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया है इस एग्रीमेंट को। ठीक है, रेटिफिकेशन और एक्सेप्टेंस में एज इन अंतर है कि ये ठप्पा लगना, ओके, या फिर सारे जितने मेंबर्स हैं उससे साइन करवाना, मतलब इंडिया के जो डिपार्टमेंटल हेड होंगे या फिर एज इन यू कैन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका क्या चाहिए, आपको साइन चाहिए, सिग्नेचर अभी तक नहीं हो पाया है, उसी को रेटिफिकेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ WTO फिशरी आप देखोगे तो इस एग्रीमेंट का बेसिकली आप देखोगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइवलीहुड प्रोटेक्शन, जो सपोर्ट करता है लाइवलीहुड को ऑफ ओवर 260 मिलियन पीपल। फिर कर्बिंग ओवर फिशिंग में, मतलब कर्बिंग मतलब रोकना है ओवर फिशिंग को, तो एड्रेस करना इशू को, जिसमें 35.5% ऑफ द फिश स्टॉक जो है ये बीइंग ओवर फिश्ड है। फिर रिड्यूसिंग हार्मफुल सब्सिडीज में एम करना है और डिक्रीज करना है $22 बिलियन इन अनसस्टेनेबल सब्सिडी ट्रैकिंग। IUU फिशिंग में फोकस करना है, जो रिड्यूस करेगा $50 बिलियन इन इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम इलीगल फिशिंग। की प्रोविजन आप देखोगे इस एग्रीमेंट का, तो प्रोहिबिशन ऑफ हार्मफुल सब्सिडीज में एग्रीमेंट जो है प्रोहिबिट करेगा सब्सिडीज दैट कंट्रीब्यूट टू इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग, एज वेल एज साथ ही साथ ये लिंक्ड है किससे, ओवर फिश्ड स्टॉक से और अनरेगुलेटेड फिशिंग एक्टिविटीज इन द हाई सीज। टॉप 5 सब्सिडीज आप देखोगे, मतलब सब्सिडायर कौन है, टॉप 5 कंट्रीज जो अपने कंट्री में सब्सिडी देते हैं ऑन फिशिंग डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले चाइना आता है, फिर EU आता है, यूरोपियन यूनियन, US, साउथ कोरिया एंड जापान, जो लगभग 58% देते हैं ऑन ग्लोबल फिशरीज सब्सिडीज। अब स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट में देखा जाए तो मतलब कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, तो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है जो कि डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। आई एम गिविंग अ स्पेशल ट्रीटमेंट टू सिंगल पर्सन अदर देन अदर पर्सन विच आई एम लिंक्ड विद। ओके, देखो रिकॉग्नाइज करना है डेवलपमेंट नीड किसको, टू पुअर नेशन, डेवलप्ड एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। साथ ही साथ ग्रांट करना है 2 ईयर ट्रांजेक्शन पीरियड फॉर द डेट ऑफ एंट्री इनटू द फोर्स ऑफ एग्रीमेंट। कितना दिन है, 2 ईयर ट्रांजिशन पीरियड, ये ठीक है, 2 ईयर में ऊपर नीचे जो भी कर सकते हो। WTO फिश फंड्स देखोगे, एग्रीमेंट जो है क्रिएट करता है वॉलंटरी फंड मैकेनिज्म, जो सपोर्ट करेगा डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को, LDC को, जो बेसिकली टेक्निकल असिस्टेंस और कैपेसिटी बिल्ड करेगा, किसके लिए, फॉर इम्प्लीमेंट करने के लिए। मतलब इस WTO एग्रीमेंट को मतलब सब्सिडी को आप इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करोगे। ये बेसिकली फुली ऑप्शनल है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन देखोगे ना, जो मेंबर जो हैं उनको नोटिफाई करना पड़ेगा WTO को अबाउट फिशरी सब्सिडी, फिश स्टॉक स्टेटस और मैनेजमेंट मेजर्स को। ठीक है, हाई सीज फिशिंग अब देखोगे तो एग्रीमेंट जो है ये क्या प्रोहिबिट करेगा, सब्सिडीज फॉर द फिशरीज ऑन हाई सीज, जो बेसिकली आउटसाइड है आपकी जुरिडिक्शंस ऑफ कोस्टल कंट्रीज के, मतलब होते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा 200 नॉटिकल माइल्स तक। उसके बाद जैसे हाई सीज आ जाएगा, हाई सीज में अगर आप कुछ फिशिंग कर रहे हो उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को, उसमें आप सब्सिडी नहीं दे सकते हो। ठीक है, मतलब उसमें मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, सब्सिडी दे सकते हो लेकिन मॉनिटर्ड रहना चाहिए। एंड रीजनल फिशरी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट, RFMOAS इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तो कमेटी जो है ऑन फिशरी सब्सिडी, ये बेसिकली ओवरसीज एग्रीमेंट है। इम्प्लीमेंटेशन जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, फैसिलिटी, रेगुलर डायलॉग एंड अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ द फिशिंग प्रैक्टिसेस एंड सब्सिडी पॉलिसी।
अब देखो वाई इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड द एग्रीमेंट। देखो क्योंकि लो सब्सिडी है। इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री है जिसमें वन ऑफ द लोवेस्ट फिशरी सब्सिडी दिया जाता है ग्लोबली, डिस्पाइट द लार्ज कोस्टल पॉपुलेशन एंड एक्सटेंसिव फिशरी सेक्टर। इंडिया का फिशिंग प्रैक्टिसेस जो है वो बेसिकली स्मॉल स्केल में है, सस्टेनेबल है और सपोर्ट करता है लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रेडिशनल एंड आर्टिसनल फिशर्स। अब देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी और सीबीडीआर ये क्या कर रहा है, तो इंडिया एडवोकेट करता है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, सॉरी, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को और कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करता है कंट्री को कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ओवर फिशिंग में है वो ग्रेटर ऑब्लिगेशन है, मतलब सबसे एज इन इंडिया कैन से हमारा वचन है आपका, सॉरी, हमारा वचन ही है हमारा शासन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो एज इन टू टेक्स ग्रेटर ऑब्लिगेशंस वाइल प्रोटेक्टिंग द डेवलप्ड नेशन फ्रॉम अनड्यू बर्डन। मोरेटोरियम जो है बेसिकली इंडिया जो है वो प्रपोज करता है कि डिस्टेंट वाटर फिशिंग नेशन जो है बी सब्जेक्ट टू 25 ईयर मोरेटोरियम on all the subsidies for fishing or fishing related activities beyond their exclusive economic zone. Other issue आप देखोगे तो flawed over capacity, overfishing, OCOF approaches, फिर grossly overlooking the intensity of subsidies or and other factors such as size of EEZ, local coastal lines, populations of small fishers and as per capita subsidy to fishermen. अब इम्प्लीमेंटेशन इशू, तो अगर इस बेसिकली इस प्रोग्राम को आप इम्प्लीमेंट करते हो तो इशू क्या क्या आ सकता है, तो कैपेसिटी कांस्टेंट, दैट इज मेनी डेवलपिंग कंट्रीज लैक द टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो मॉनिटर करेगा फिशिंग एक्टिविटी को और इंश्योर करेगा कंप्लायंस विद द एग्रीमेंट। डेटा गैप, तो वो इनकम्प्लीट और अनरिलायबल डेटा है ऑन फिश स्टॉक एंड सब्सिडी जो कि हिंडर करेगा एक्यूरेट रिपोर्टिंग एंड ट्रांसपेरेंसी को। एनफोर्समेंट चैलेंज में क्या है, तो इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑन हाई सीज और डिस्टेंस वाटर फ्लीट रिमेन्स डिफिकल्ट। ये क्या रहता है, डिफिकल्ट रहता है, क्यों, ड्यू टू जुरिडिक्शनल लिमिटेशंस और लैक ऑफ सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनेंशियल डिपेंडेंस आप देखोगे ना तो स्मॉल स्केल फिशरी जो है इन डेवलपिंग कंट्री ये रिलाई करता है लिमिटेड सब्सिडी में, किसके लिए, फॉर लाइवलीहुड ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी, जो एब्रप्ट विड्रॉल चैलेंजिंग, मेकिंग एब्रप्ट विड्रॉवल ऑफ चैलेंजिंग। अब मतलब चैलेंज को तुरंत मतलब खींचना है, बाहर हटाना है। उसके बाद अनइक्वल ऑब्लिगेशंस में कंसर्न्स है, मतलब ये परसिस्ट करता है कि एग्रीमेंट जो है मे बी डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट द डेवलपिंग नेशन while major subsidizing nation continue with capacity enhancing support the under different category. वे फॉरवर्ड अब देखोगे तो ये स्ट्रेंथन करता है कैपेसिटी बिल्डिंग को, दैट इज इन्हांस करता है टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट को थ्रू मैकेनिज्म लाइक WTO फिश फंड जो हेल्प करेगा डेवलपिंग कंट्रीज कंप्लाई इफेक्टिवली। फिर इम्प्रूव करेगा डेटा और मॉनिटर करेगा सिस्टम को, मतलब स्टैब्लिश करेगा रॉबस्ट नेशनल डेटाबेस और यूज़ करेगा सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग एंड डिजिटल टूल्स, किसके लिए, फॉर बेटर रिपोर्टिंग एंड इन्फोर्समेंट। प्रमोट करेगा इक्विटी, मतलब इंश्योर करेगा कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है, गाइडेड टू प्रोटेक्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्मॉल स्केल फिशर्स। फिर ग्लोबल कोऑपरेशन में फॉस्टर करेगा कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द RFMOs और प्रमोट करेगा इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो कॉम्बैट करेगा IUU फिशिंग कलेक्टिवली। अब कंक्लूजन अब देखोगे तो WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी जो है ये एम करता है कि आपको प्रोटेक्ट करना है ओशियन और फिश स्टॉक को, कैसे, आपको कर्व करना है हार्मफुल सब्सिडी को और प्रमोट करना है ट्रांसपेरेंसी इन फिशिंग मैनेजमेंट। ये बेसिकली एक्सेप्ट करता है दिस इज एक्सपेक्टेड टू लीड द रिकवरी ऑफ फिश स्टॉक, बेटर मॉनिटरिंग ऑफ फिशिंग और स्टैब्लिशमेंट ऑफ सस्टेनेबल फिशिंग मेजर्स। ये बेसिकली प्रोटेक्ट करेगा, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ फूड सिक्योरिटी और इनकम फॉर द पीपल डिपेंड ऑन फिशरीज ग्लोबली। साथ ही साथ कॉमन एफर्ट है जो बेटर प्रोटेक्ट करेगा ओशियन, आवर फिशरीज और आवर शेयर्ड फीचर्स को। अब देखो इंडिया का अप्रोच क्या है टू AI एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो रिसेंटली 2 रिपोर्ट हाईलाइट होता है जिसमें इंडिया का अप्रोच बताता है कि आपका AI और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या, व्हाट्स योर कंट्रीब्यूशन। ये रिलीज़ किया गया था नीति आयोग के द्वारा। अब देखो नीति आयोग रिपोर्ट के अलॉन्ग देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, रोड मैप क्या है, जॉब क्रिएशन इन AI इकोनॉमी। बेसिकली एक रिपोर्ट है जो आउटलाइन करता है इंडिया का स्ट्रेटेजिक प्लान जो नेविगेट करेगा AI के डिसरप्शंस को, मतलब उसके प्रॉब्लम्स को, हाउ ये हैम्पर कर रहा है या नहीं कर रहा है इन्वायरमेंट को, मतलब हमारे वर्क कल्चर को, और पोजीशन इटसेल्फ एज अ ग्लोबल AI वर्कफोर्स कैपिटल। ये हाईलाइट करेगा 3W फ्रेमवर्क को फॉर AI एंड एसोसिएटेड इम्पैक्ट जो रिफर किया गया है इन्फोग्राफिक में। चलिए एक बात देखते हैं 3W फ्रेमवर्क AI इम्पैक्ट में। सबसे पहले चेंज इन द वर्क में सबसे पहले ऑटोमेटेड टास्क इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, न्यू यूज केसेस,
चेंज इन वर्कफोर्स में विल बिकम हाइब्रिड विथ एआई और ह्यूमन इन इंटीग्रेटेड इनटू कोहेसिव टीम। फिर चेंज इन वर्कर्स में सबसे पहले फेज आउट करना है सम ग्लोबल फेज आउट करना है सम जॉब्स को, जो क्या लाएगा, जो दैट विल क्रिएट न्यू जॉब्स, जो रिक्वायर्स मतलब जिसका रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, न्यू स्किल सेट। ठीक है, 3W फ्रेमवर्क ये हो गया एआई इम्पैक्ट का, ये एज एन आप आंसर राइटिंग में इसको यूज़ कर सकते हो इसमें। ओके, इंपॉर्टेंट एज ए यू कैन शो योर स्किल्स। ओके राइट, वो हो सकता है। रोड मैप क्या है ऑन एआई फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट। सबसे पहले ये रिपोर्ट जो है एम करता है टू लेवरेज फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, जो ट्रांसफॉर्म करेगा इनफॉर्मल वर्कर को इनटू अ फॉर्मर एम्पावर्ड फ्यूचर रेडी लेबर फोर्स। अब एआई का मतलब एआई प्रेजेंट अ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इकोनॉमी। से पहले ये बेसिकली डिस्ट्रप्टिंग द एस्टैब्लिशमेंट दैट इज फॉर्मल जॉब को, ये क्या कर रहा है, फॉर्मल जॉब को भी फिलहाल चैलेंज कर रहा है। हाउ डज इट चैलेंजिंग, तो जो काम सिंगल पर्सन फॉर इट्स लाइवलीहुड परफॉर्म कर सकता है तो वो अब ऐसा हो गया है कि एआई खुद से वो कर लेगा, राइट। तो एक मशीन एक इंसान का काम कर लेगा, तो एक जॉब जिसको मिला था वो तो कम हो रहा है ना। I hope that you are understanding. Jobs while offering a unparalleled pathway to formalize and boost the productivity of the vast informal workforce. On similar lines, Nobel Economic Prize 2025 जो है ये बेसिकली अवार्ड किया गया था जो एक्सप्लेन करेगा इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ को, पर्टिकुलरली द थ्योरी ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। कंसेप्ट जो है वो हाईलाइट करता है न्यू टेक्नोलॉजी लाइक एआई इज क्रिएटिव मतलब इनोवेशन, बट ये साथ ही साथ डिस्ट्रक्टिव है मतलब कंपनीज अदर टेक्नोलॉजीज बिकम आउट कम्पीटेड। अब देखो एआई रिस्क रिलेटेड इन इंडिया, मतलब एआई रिलेटेड रिस्क इन इंडिया में सबसे पहले आएगा फॉर्मल जॉब। तो आप देखोगे ना तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालेगा। कैसे, ये क्या करेगा, ऐड ट्रिलियन टू द इकोनॉमी। और वर्क ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखोगे सबसे पहले इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी और इंटीग्रेट करेगा स्किल्स को, न्यू जॉब क्रिएट करेगा और साथ ही साथ जैसे देखा जाए तो क्रिएट मिलियंस ऑफ जॉब्स। और टैलेंट बेस्ड ग्रोथ में आप देखोगे तो डबल द एआई टैलेंट पूल। उसके बाद देखो स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में देखोगे तो ये इंश्योर करेगा टाइमली ट्रांसपेरेंट पेमेंट। और विजुअल डायग्नोस्टिक में देखोगे तो इंस्टेंटली आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम और रिकमेंड करेगा टूल। वहीं पे वेरिफिएबल क्रेडेंशियल आप देखोगे तो ये क्या करेगा, ये मेक द वर्कर्स डिजिटली विजिबल और एआई असिस्टेंट में अडेप्ट करेगा टू लिटरेसी एंड लैंग्वेज, मतलब फास्ट। जैसे आप इनके इफ़ यू आर नॉट नोइंग पर्शियन लैंग्वेज बट इट्स अ मशीन लर्निंग थिंग, एआई इज़ अ मशीन लर्निंग थिंग, वो तो तुरंत ग्रैब कर लेगा ना, तो इट विल वर्क इन मोर फास्टर वे। देखो ऑपरेशनल रिस्क अब देखोगे तो हाई जॉब डिस्प्लेसमेंट रिस्क होता है। इसमें देखा जाए तो 60% ऑफ फॉर्मल सेक्टर जॉब जो है इंडिया में वो ससेप्टेबल टू ऑटोमेशन बाई 2030, जो पर्टिकुलरली क्या करेगा विद इन द आईटी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग दैट इज बीपीओ सेक्टर में ज़्यादा हैम्पर कर सकता है। अब देखो रिपोर्ट जो है वो हाईलाइट करता है कि बिजनेस एज ए यूजुअल अप्रोच, ये क्या है, ये बेसिकली रिस्क है, इरिवर्सिबल जॉब लॉस है और श्रिंकेज इन कम्पिटिटिवनेस एंड सोशल डिस्ट्रप्शंस है। अब टैलेंट माइग्रेशन आप देखोगे तो इंडिया का नेट नेगेटिव टैलेंट माइग्रेशन फॉर एआई प्रोफेशनल्स दैट इज -1.55 पर 10,000 जो रिस्क करता है और लॉस करता है ऑफ हाई स्किल्ड प्रोफेशनल अब्रॉड। अब स्ट्रक्चरल रिस्क अब देखते हो तो एजुकेशनल एंड स्किल गैप। सबसे पहले करिकुलम में इंडिया का करिकुला जो है ये ऑफन लैग करता है, ये लैग कर जाता है, जो फोकस करता है लेस ऑन स्पेशलाइज्ड रिसर्च इंटेंसिव कोर्स और कंपेयर टू ग्लोबल पीयर। फर्दर में देखोगे तो कंप्यूटर साइंस एजुकेशन जो है ये बेसिकली अनइवनली ऑफर्ड है, जो अनलाइक अदर कंट्रीज है जैसे कि चाइना, रशिया, जहाँ पे मैंडेटरी है एट प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल क्या कंप्यूटर साइंस एजुकेशन, और यहाँ पे अनइवनली ऑफर्ड है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म ऑफरिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस एजुकेशन नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। लैगिंग रिसर्च आउटपुट में सबसे पहले इंडिया लैग करता है सिग्निफिकेंटली एआई पब्लिकेशन साइटेशन एंड इट्स शेयर ऑफ ग्रांटेड एआई पेरेंट्स फेल फ्रॉम 8 to 10% इन 2010 टू अंडर 5% 2023। देखो इंडिया जो है कहाँ लैग कर रहा है सिग्निफिकेंटली, तो एआई पब्लिकेशन साइटेशन ऑडिट शेयर में, मतलब एआई का एज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंडिया का फुल सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं दिखा गया है। ठीक है, एज इन ऑफ ग्रांटेड एआई पेटेंट। फिर क्रिटिकल टैलेंट सप्लाई डिमांड गैप में सप्लाई ऑफ एआई टैलेंट जो है वो करेंटली क्या कर रहा है, सिर्फ 50% एग्जिस्टिंग डिमांड को पहुंचा पा रहा है, और ये गैप जो है ये एक्सपेक्ट किया गया है को वाइडन करेगा डिस्पाइट ग्रोइंग डिमांड। लिमिटेड एक्सेस टू इनफॉर्मल वर्कर में देखा जाए तो ये बेसिकली सिस्टमैटिक बैरियर है जो कैरेक्टराइज करता है बाई एब्सेंस ऑफ वेरीफिएबल आइडेंटिटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड
वर्क हिस्ट्री जो लिमिट करेगा एक्सेस टू सिक्योर जॉब एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सिस्टमैटिक एसेस एंड यूजिबिलिटी गैप्स में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी अंडर यूटिलाइज रहेगा ड्यू टू लो डिजिटल लिटरेसी, साथ ही साथ लिंग्विस्टिक चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्स इंटरफेसेस जो कि डिफ़िकल्ट है नेविगेशन में। अब रिकमेंडेशन देखोगे तो बेसिकली इस्टेब्लिश करेगा नेशनल एआई टैलेंट मिशन को। ये क्या है तो देखा जाए तो रिकमेंड किया गया है नीति आयोग के द्वारा। मिशन जो है बेसिकली फोकस करेगा कि आप किस तरह एआई की लिटरेसी को आगे बढ़ा सकते हो और फाउंडेशन स्किल अक्रॉस द स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़। की फीचर अब देखोगे तो बेसिकली ये इंडिया को एज ए ग्लोबल एआई टैलेंट मैग्नेट बनाना चाहता है, जो रिटेन करेंगे डोमेस्टिक टैलेंट को, इंडिया के टैलेंट को ही जो रिटेन करेगा और अट्रैक्ट करेगा इंटरनेशनल एक्सपेक्ट विथ एआई टैलेंट वीज़ा फॉर फास्ट ट्रैक रेसिडेंसी। साथ ही साथ बिल्ड करेगा ए नेशनल रीस्किलिंग इंजन जो अपस्किल करेगा और रीस्किल करेगा मिलियंस ऑफ प्रोफेशनल फॉर हायर वैल्यू एआई ऑगमेंटेड रोल्स। साथ ही साथ स्टैब्लिश करेगा मिशन डिजिटल श्रम सेतु। ये बेसिकली एम्पावरमेंट है, मतलब एक टू एम्पावर करना है इनफॉर्मल वर्कफोर्स को और एक्सेस करना है स्किल इन डिजिटल एज बाय हार्नेसिंग द फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को मरते नज़र रखते हुए आपको स्किल डेवलपमेंट करना है, जैसे कि एआई, ब्लॉकचेन, इमर्सिव लर्निंग जो इनेबल करेगा इंक्लूजन एट एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। अब कंक्लूजन देखोगे तो इंडिया जो है स्टैंड करता है एट क्रिटिकल जंक्शन जहाँ पे थ्रेट ऑफ एआई डिसरप्शन इज रियल, जो पोटेंशियली लीड करेगा इररिस्पेक्टिव जॉब लॉसेस इन देयर एब्सेंस ऑफ एक्शन बाय एग्जीक्यूटिंग अ यूनिफाइड अर्जेंट मिशन ड्रिवन रिस्पॉन्स थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एआई टैलेंट मिशन और मिशन डिजिटल श्रम सेतु। इंडिया जो है प्रोएक्टिवली कैपिटलाइज करता है ऑन टेल विंड ऑफ न्यू एआई रोल, जो बेसिकली इमर्ज किया जाएगा एज अ ग्लोबल एआई लीडर। ठीक है, अब देखो इंसेंटिव क्या है। तो इंसेंटिव स्कीम किसके लिए? फॉर प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग। देखो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इशू किया है डिटेल गाइडलाइन किसके लिए कि आप इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करोगे। अब देखो सबसे पहले अगर हम की फीचर ऑफ द स्कीम का नाम क्या है, ये बेसिकली इंसेंटिव स्कीम है किसके लिए? प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल एंड रिसाइकलिंग। देखो ये क्या है, ये पार्ट ऑफ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, NCMM का पार्ट है ये, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है, जिसका एम क्या है कि आपको इंसेंटिवाइज करना है, मतलब पैसा बढ़ाना है और वर्क कल्चर को भी बढ़ाना है फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिसाइकलिंग कैपेसिटी। आप कैसे किसी ऑब्जेक्ट को फिर से रिसाइकिल कर सकते हो फिर फॉर फर्दर यूज फॉर द सेपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड एलिजिबल वेस्ट स्ट्रीम विद इन द कंट्री। टेनवर आप देखोगे तो बेसिकली 6 ईयर है। ये टाइम पीरियड आप देखोगे तो बेसिकली 2025-26 से लेके 2030-31 तक है। फाइनेंशियल आउटले देखोगे तो 1500 करोड़ है। एलिजिबल फिट स्टॉक देखोगे तो ये ई वेस्ट इंक्लूड करता है, लिथियम आयन बैटरी इंक्लूड करता है, स्क्रैप मतलब लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप और अदर स्क्रैप सच एज कैटेलिटिक कन्वर्टर फ्रॉम द एंड ऑफ लाइफ व्हीकल। स्कीम अब देखोगे तो बेसिकली 27 क्रिटिकल मिनरल है जो इंक्लूड करता है एंटीमनी को, कैडमियम को, कोबाल्ट को, गैलियम को, ग्रेफाइट को, लिथियम को, निकल को, नाइबियम को, रेयर अर्थ एलिमेंट को, जो कि यूरेनियम और थोरियम कंटेन नहीं करता है। ठीक है, अब देखो बेनिफिशियरीज अब देखोगे तो कौन कौन इससे लाभ उठा सकते हैं। तो बोथ लार्ज एंड स्मॉल न्यू रिसाइकलर्स जो है इंक्लूडिंग द स्टार्टअप्स इसके बेनिफिशियरी हैं, मतलब इसका लाभ उठा सकते हैं। इंसेंटिव मैकेनिज्म देखोगे तो किस तरह ये पैसा पहुंचाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स सब्सिडी जो रहेगा वो 20% तक रहेगा, अप टू 20% कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी ऑन प्लांट एंड मशीनरीज फॉर टाइमली प्रोडक्शन। साथ ही साथ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो रहेगा ओपेक्स सब्सिडी, ये बेसिकली क्या रहेगा ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स 40% इन सेकेंड ईयर एंड 60% ऑन 5th ईयर। ठीक है, इंक्रीमेंटल सेल रहेगा, जैसे जैसे आपका सेल बढ़ता जाएगा उस बेसिस में रहेगा। तो 40% रहेगा आपका सेकेंड ईयर में, 60% रहेगा 5th ईयर में। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 टू फाइनेंशियल ईयर 30-31। इंसेंटिव सीलिंग अब देखोगे किस तरह इंसेंटिव को सील करोगे, मतलब एज इन कुछ कैप रहेगा ना। तो देखो इंसेंटिव पर एंटिटी जो कैप रहेगा वो ₹50 करोड़ फॉर लार्ज एंटिटीज और 25 करोड़ फॉर स्मॉल एंटिटीज, विद इन विच देयर विल बी सीलिंग ऑफ ओपेक्स सब्सिडी ऑफ ₹10 करोड़ एंड 5 करोड़ रिस्पेक्टिवली। अब देखो क्रिटिकल मिनरल के बारे में देखते हैं। तो मिनरल जो बेसिकली नेचुरली ऑकरिंग है, मतलब मिनरल्स दैट आर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एसेंशियली फॉर country economic development and national security, but facing the significant supply related challenges, often stemming for limited geographical occurrence or source vulnerabilities.
अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने आइडेंटिफाई किया है 30 मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया, जो इंक्लूड करेंगे बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, फोस्फोरस, पोटैश, रेयर अर्थ एलिमेंट, सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम एक्सेट्रा। 24 मिनरल जो है वो फ्रॉम द लिस्ट वेयर इंक्लूड किया गया था पार्ट डी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, मतलब MMDR एक्ट 1957। ठीक है। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, अब देखते हो तो मतलब इन केस इफ यू आर रिसाइकलिंग द क्रिटिकल मिनरल्स, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, हाउ डज इट हेल्प्स। देखो स्ट्रेंथनिंग आवर डोमेस्टिक रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमारे डोमेस्टिक रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे जितने भी छोटे छोटे कंपनियाँ होंगी जो रिसाइकल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, उसको स्ट्रेंथ करेगा, ताकत देगा, इन्हांस करेगा टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी और फाइनेंशियल इकोसिस्टम को। किसके लिए, फॉर प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग, जैसे कि केमिकल प्रोसेस, मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन, R3 एंड R4 लेवल रिसाइकलिंग, LIB स्क्रैप स्कीम जो है वो इंसेंटिवाइज करेगा, is expected to develop at least 270 kilotons of annual recycling capacity, resulting in around 40 kilotons annual critical mineral productions. उसके बाद securing the supply and मिटिगेटिंग जियोपॉलिटिकल रिस्क में क्रिटिकल मिनरल जो है ये बेसिकली विटाइल है फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ देयर सप्लाई चेन जो है ये फ्रेजाइल है और वल्नरेबल है। क्यों कि जोग्राफिकल कंसंट्रेशन जो है ना प्रोडक्शन का और प्रोसेसिंग का, वो इसको क्या कर रहा है, एज इन कम कर रहा है, मतलब सप्लाई चेन में प्रॉब्लम ला रहा है। देखो चेन कंट्रोल करता है 60 से लेकर 70% ऑफ रेयर अर्थ प्रोडक्शंस, और जो प्लेस किया गया एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन में ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट एंड मैग्नेट, जो कि यूज़ किया जाता है इन डिफेंस, एनर्जी और ऑटोमोटिव सेक्टर्स में। फिर से चाइना जो है वो कंट्रोल करता है, सॉरी अगर मैंने पहले गलत बोला होगा तो, 60 से लेके 70% ऑफ रेयर अर्थ प्रोडक्शंस, जो बेसिकली एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड मैग्नेट जो यूज़ किया गया है डिफेंस, एनर्जी और ऑटोमोटिव में। ठीक है, मतलब चाइना जो है 60 से लेके 70% तक प्रोडक्शन जो रेयर अर्थ एलिमेंट का करता है वो एज इन प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो जाता है, और दूसरी कंट्रीज को डिफेंस, एनर्जी और ऑटोमोटिव सेक्टर में यूज़ करते हैं। सेविंग फॉरेस्ट रिजर्व्स में रिसाइकिल करेंगे, जैसे कि ऑफन रेफर्ड टू एज एन अर्बन माइनिंग, वो रिड्यूस कर सकता है इंडिया का रिलायंस ऑन इम्पोर्टिंग, सेविंग वल्नरेबल फॉरेस्ट रिजर्व्स। Import on 4 critical minerals में lithium, apart from lithium ion, cobalt, nickel and copper alone was around 34,800 crore in financial year 23-24। Environmental and subsidy goals में ये हेल्प करेगा और इम्प्रूव करेगा ई वेस्ट मैनेजमेंट, कंजर्व करेगा नेचुरल रिसोर्सेज और रिड्यूस करेगा पॉल्यूशन फ्रॉम न्यू माइंस। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में एलिमिनेट करेगा, एस्टिमेट करेगा कि आपको 8,000 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट जो लाना पड़ेगा, जो क्रिएट करेगा 70,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब, और क्या करेगा, एनविसाज करेगा रिसाइकलिंग स्कीम में और हेल्प करेगा रिसाइकलिंग स्कीम्स में। अब देखो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री ASI फॉर 2023-24 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI ने रिलीज़ किया है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री ASI फाइनेंशियल ईयर 2023-24। अब देखो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये बेसिकली कंडक्ट किया गया था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के अंतर्गत आता है। ये मैंडेट किया है कि आपका कंडक्ट ऑफ एनुअल अंडर द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अंतर्गत है। इंडस्ट्री ऑफ कवर्ड देखोगे ना, फैक्ट्री जो है ये रजिस्टर करता है अंडर सेक्शन 2M1 और 2 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948। बीड़ी और सिगार जो है ये मैन्युफैक्चरिंग स्टैब्लिशमेंट है, वो किसके अंदर आता है, बीड़ी और सिगार वर्कर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966 के अंतर्गत। अब इलेक्ट्रिसिटी जो देखोगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग नॉट रजिस्टर्ड विद सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA, और इसमें देखोगे यूनिट विथ 100 और मोर एम्प्लॉय जो है वो रजिस्टर्ड है बिजनेस रजिस्टर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट BRE में, जो प्रिपेयर और मेंटेन करता है स्टेट गवर्नमेंट। इंडस्ट्री एक्सक्लूडेड देखोगी कौन सा इंडस्ट्री इस बेसिकली एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री में नहीं आता है। तो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट नहीं आते हैं, ऑयल स्टोरेज भी नहीं आता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपोर्ट्स भी नहीं आते हैं, डिपार्टमेंटल यूनिट सच एज रेलवे, वर्कफोर्स और गैस स्टोरेज भी नहीं आते हैं। की फाइंडिंग क्या है फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फ्रॉम एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2023-24। तो बेसिकली ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA जो है वो इंक्रीज किया है फ्रॉम 11.89% एट द करंट प्राइस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। टॉप 5 इंडस्ट्रीज जो हैं जैसे कि बेसिक मेटल, मोटर व्हीकल एंड केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। टॉप स्टेट्स आप देखोगे तो महाराष्ट्र 16%, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, वो टॉप 5 स्टेट्स हैं जो बेसिकली GVA के द्वारा बताए गए हैं, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड में है।
इस पर इंडस्ट्री आउटपुट आप देखोगे तो ये बेसिकली 5.80% जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ आप देखोगे तो बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ऐड करता है ओवर 5.7 मिलियंस ऑफ जॉब। कब? तो लास्ट डिकेड। साथ ही साथ 5.97% ऑफ द ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट फॉर 2023-24। टॉप 5 स्टेट्स आप देखोगे ना, तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका है, जो हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट शेयर के साथ है। अब देखो अगर थोड़ा सा जीवीए के बारे में पढ़ लेते हैं तो बेसिकली क्या है, ये एडिशनल वैल्यू है जो क्रिएट किया गया है बाय प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि देखो ये कैलकुलेट किया जाता है बाय डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ टोटल इनपुट फ्रॉम टोटल आउटपुट। मतलब जितना मैंने टोटल आउटपुट किया है उसमें से हम कितना मेरा लागत है उसको हम अगर हम हटा लेते हैं तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मेरा निकल जाएगा। नेट वैल्यू एडेड जो है तो कितना वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, जो डिडक्ट किया जाएगा ना, वो किसको डिडक्ट किया जाएगा, तो टोटल इनपुट एंड डेप्रिसिएशन। अब टोटल इनपुट को अगर आप हटा देते थे तो आपका जीवी आ जाता था। अब टोटल इनपुट प्लस डेप्रिसिएशन, महंगाई दर को या फिर उसके डेप्रिसिएशन को, मतलब उसके वैल्यू को जितना गिरावट आ रही है उसके वैल्यू में एज टाइम पासेस, उसको अगर आप घटा देते हो तो नेट वैल्यू एडेड आ जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, तो फिक्स्ड एसेट है जो वैसा जो है, मतलब वैसा ऑब्जेक्ट या फिर वैसा मशीन जो है नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर है उसका। ठीक है, प्रोडक्टिव लाइफ मतलब वो हमको फ़ायदा 1 साल से या 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड तक दे रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लैंड इंक्लूडिंग द लीज होल्डिंग एंड बिल्डिंग प्लांट्स एंड मशीनरीज एक्सेट्रा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है वो ओन किया जाता है फैक्ट्री के द्वारा। ये वन ऑफ द क्लोजिंग डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो ये कब नापा जाता है, तो क्लोजिंग डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर में, राइट। अब देखिए न्यूज़ इन शॉर्ट्स में थोड़ा चले जाते हैं। तो पेमेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाई आरबीआई है। ये बेसिकली 6 मेंबर बोर्ड है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेगुलेशंस एंड सुपरविजन, मतलब देखेंगे पेमेंट सिस्टम को और उसको रेगुलेट करेंगे अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। इन्होंने रिप्लेस किया अर्लियर बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम BPSS को। अब देखो पेमेंट एंड रेगुलेटेड बोर्ड को देखोगे तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर में एज पर सेक्शन 3 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट बोर्ड जो है वो क्या किसको कंसिस्ट करता है, तो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक और एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, ये बेसिकली इंचार्ज है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। ये 1 ऑफिसर ऑफ रिजर्व बैंक नॉमिनेट करता है बाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। अब 3 सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट किया गया है, मतलब 3 सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड पर्सन है। जैसे देखो एक्सपर्ट इन पेमेंट सिस्टम, IT एंड साइबर सिक्योरिटी लॉ, टेनवर इसका 4 ईयर है, नॉट एलिजिबल फॉर रीनॉमिनेशन, जो रेजिग्नेशन अलाउड है फॉर 6 वीक नोटिस। डिस्क्वालिफिकेशन देखोगे तो एज जो है वो ग्रेटर देन 70 है, इंसॉल्वेंसी, क्रिमिनल कन्विक्शन दैट इज ग्रेटर देन 180 डेज, MP और MLA एक्सेट्रा। प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर जो है वो कौन है, ये परमानेंट इन्वाइटी है। RBI जो है मे ऑल्सो इन्वाइट एक्सपर्ट्स परमानेंट्स एडहॉक फॉर मीटिंग्स। अब देखो मीटिंग्स जो देखेंगे ना तो एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर होना चाहिए विद अ कोरम कितना होना चाहिए, विद अ कोरम ऑफ 3 मेंबर, जो इंक्लूड करेंगे चेयरपर्सन को, चेयरपर्सन ऑफ डेप्यूटी गवर्नर इन हिज एब्सेंस एंड सॉरी एंड नॉमिनेटेड मेंबर। डिसीजन मेकिंग अब देखोगे तो किसके द्वारा व्हाट्स द प्रोसेस, तो डिसीजन बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो वहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट रहेंगे और वोट करेंगे। चेयरपर्सन ऑफ डेप्यूटी गवर्नर इन एब्सेंस हैज़ अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। अगर चेयरपर्सन रहते हैं तो लास्ट में इन्हीं का वोट लिया जाएगा अगर टाई होता है तो, ठीक है, मतलब डेडलॉक हो जाता है तो, राइट। अब देखो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो इसका गोल क्या है, तो रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है पेमेंट सिस्टम इंडिया का, कैसे मैनुअल क्लियर करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर जैसे कि RTGS और नेफ्ट को, ठीक है। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है 2007। सेंट्रल अथॉरिटी है RBI जो है, बेसिकली इसका मतलब सेंट्रल अथॉरिटी कौन, तो RBI जो है इसका सेंट्रल अथॉरिटी है जो देखता है पेमेंट और सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। फिर कस्टमर प्रोटेक्शन जो है प्रिवेंट करता है अनफेयर चार्जेस और इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी ऑन इंटरमीडिएरीज फॉर ट्रांजेक्शन मिसहैप्स। अब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी देखते हैं तो RBI जो है इन्होंने अनवील किया एक नया मेजर जो बेसिकली प्रमोट करेगा वाइडर इंटरनेशनल यूज़ को, किसके लिए, ऑफ इंडियन रुपी INR, जो एक्सपैंड करेगा बोथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। अब इंटरनेशनल ऑफ रुपी जो है, मतलब इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, इंडियन रुपी को अब किस तरह यूज़ करते हैं ग्लोबल ट्रेड में और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, ठीक है।
मतलब इंडियन रुपी को आपको और प्रोपोगेट करना है, सो दैट यू कैन यूज इंडियन रुपी इन ग्लोबल मार्केट. यूज ऑफ इंडियन रुपी शुड बी मोर इन ग्लोबल मार्केट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन करेंसी, राइट. अब देखो की मेजर्स अनाउंस जो है, लोन्स इन इंडियन रुपी टू नॉन रेजिडेंशियल, मतलब ऐसे पर्सन NRI जो इंडिया में नहीं रहते हैं, नॉन रेजिडेंशियल पर्सन, वो उनको लोन अगर आप दो तो वो इंडियन रुपी में दो. देखो ऑथराइज डीलर बैंक इन इंडिया एंड देयर ओवरसीज ब्रांचेस जो हैं वो बेसिकली परमिट करते हैं कि आप जो INR है ना वो लैंड कर रहे हैं टू पर्सन रेसिडेंट इन भूटान, नेपाल, श्रीलंका इंक्लूडिंग बैंक. मतलब देखो मेरा ये कहना है कि ऑथराइज डीलर जो है इंडिया के, वो क्या करते हैं, वो एज इन परमिट करते हैं कि इंडियन रुपी में आप पैसा लीजिए. कौन से बेसिक कंट्रीज में, तो भूटान, नेपाल, श्रीलंका इंक्लूडिंग बैंक. स्टैब्लिशमेंट ट्रांसपेरेंट रेफरेंस रेट जो है बेसिकली फाइनेंशियल बेंचमार्क है, जो बेसिकली इंडिया लिमिटेड दैट इज FBIL, वेट फॉर माय फ्रेंड, एस्टैब्लिशिंग ट्रांसपेरेंट रेफरेंस रेट. देखो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड FBIL जो है ये डेवलप करेगा ट्रांसपेरेंट रेफरेंस रेट, इसके लिए फॉर रुपी, किसके अगेंस्ट मेजर ग्लोबल करेंसी के. अब करेंटली आप देखोगे तो RBI जो है पब्लिश करता है रेफरेंस रेट, किसके लिए, फॉर $, यूरो, जापानीज येन और स्टेरलिंग के लिए. वाइडनिंग यूज ऑफ स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, मैंने आपको बताया था स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट वो अकाउंट है जो बाहर की कंट्री का कोई अकाउंट हमारे इंडियन बैंक में होना चाहिए. ठीक है, तो एज इन इंडियन बैंक में बाहर की कंट्री का अकाउंट होना चाहिए. कोई भी ट्रांजैक्शन मान लो इंडिया को पैसा देना है तो आप उस बैंक अकाउंट में रख दीजिए और वो बाहर का बैंक जो है वो उस बैंक से पैसा लेके चला जाएगा और या फिर सेम उस अपने अकाउंट से वो निकाल लेगा. ठीक है. इसमें होगा क्या, वॉस्ट्रो अकाउंट में ये बेसिकली बैलेंस करेगा और ना कैन बी यूज टू इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड कमर्शियल पेपर. तो इनकेस अगर उनका बैंक अकाउंट यहाँ भी रहेगा तो क्या करेंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर में एज इन इन्वेस्ट करने का भी सोच सकते हैं. प्रीवियसली देखा जाए तो सरप्लस वॉस्ट्रो बैलेंस जो है वो अलाउड किया जाता है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में. अब बेनिफिट क्या है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी का, तो बेसिकली रिड्यूस करेगा रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, रिड्यूस करेगा एक्सचेंज रेट रिस्क को, दैट इज प्रोटेक्ट करेगा इंडिया की रुपी को अगेंस्ट $, जो फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करता है और ग्लोबली लिक्विड प्रेशर है. मतलब देखो डॉलर का रेट बढ़ता है तो इंडियन रुपी का करेंसी का वैल्यू घटता है. इंश्योर्स इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, बूस्ट करेगा ट्रेड इन्फ्लुएंस, दैट इज पोजिशंस द रुपी एज अ स्टेबल रीजनल करेंसी, जो इन्हांस करेगा इंडिया का रोल इन ग्लोबल ट्रेड. स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट बेसिकली देखा जाए तो ये बेसिकली मेंटेन किया जाता है फॉरेन बैंक और इंडियन बैंक, जो फैसिलिटेट करेगा सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शन डायरेक्टली इन इंडियन रुपी विदाउट कन्वर्टिंग इनटू फॉरेन करेंसी. सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर NBFCs जो है बेसिकली RBI जो है ये ग्रांट करता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ट्रस्ट ऑफ फाइनेंस एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल FIDC, जो ओवरसी करेगा NBFCs का. FIDC जो है ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है किसके लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, जो रजिस्टर्ड है विद RBI, जो ग्रांट करेगा SRO स्टेटस को किसको, FIDC को, और इंश्योर करेगा बेटर गवर्नमेंट इन NBFCs. अबाउट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका ऑब्जेक्टिव आप देखोगे तो SRO जो है ये बेसिकली एक्सपेक्टेड है टू एडहर टू सेट ऑफ ओवरआर्किंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर बेटरमेंट ऑफ द सेक्टर दे रिप्रेजेंट्स. फिर से बोलते हैं, देखो SRO जो है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एडहर करेगा, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करेगा, ऑब्लिगेट करेगा, जो सेट ऑफ ओवरआर्किंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे जो सेक्टर को बेसिकली बेटरमेंट देंगे, मतलब उसके विकास के लिए. ठीक है, फॉर उसके बेटरमेंट के लिए, विकास के लिए, फॉर इट्स ओन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट. दे रिप्रेजेंट एंड फॉस्टर द एडवांसमेंट, साथ ही एड्रेस करते हैं और देखते हैं कि क्या क्रिटिकल इंडस्ट्री कंसर्न है, क्या प्रॉब्लम है विद इन द ब्रॉडर फाइनेंशियल सिस्टम. ब्रॉडर फाइनेंशियल सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम्स भी है उसको हम लोग भी ध्यान देंगे. लीगल बैकिंग, इसको कैसे लीगल बैकिंग, मतलब लीगली ये कैसे सही है, तो RBI का ओमनिबस फ्रेमवर्क है जो बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को, जो रेगुलेट करता है एंटिटीज़, दैट इज फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज़, वैसे एंटिटी जिसको रेगुलेट किया है, मतलब नॉर्मल एंटिटी जिसको रेगुलेट आप कर सकते हो उस तरह के एंटिटी के लिए ये ओमनिबस फ्रेमवर्क रिकॉग्नाइज करता है. ठीक है. अब एलिजिबिलिटी ऑफ SRO अब देखोगे तो SRO जो है शैल बी सेटअप एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, जो रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ
कंपनीज एक्ट 2013, ये बेसिकली देखा जाए इट शुड नॉट इट शुड हैव एडिक्वेट नेटवर्थ कितना होना चाहिए, सफिशिएंटली डाइवर्स्ड शेयर होल्डिंग, नो एंटिटी जो है मतलब नो एंटिटी शैल होल्ड 10% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड मस्ट रिप्रेजेंट द सेक्टर। रिस्पॉन्सिबिलिटी अब देखोगे एस का तो टूवर्ड्स मेंबर में तो फ्रेमवर्क है, जैसे कि फ्रेम है कोड ऑफ कंडक्ट इस्टेब्लिश करता है ग्रीवियंस रिडर्सल और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आर्बिट्रेशन फ्रेमवर्क। और टूवर्ड्स रेगुलेटर अब देखोगे तो इंश्योर करता है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस जो प्रमोट करता है सेक्टर डेवलपमेंट को, फॉस्टर करता है इनोवेशन को और डिटेक्ट करता है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को। गवर्नेंस फ्रेमवर्क आप देखोगे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बाय लॉ शैल ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि किस तरह फंक्शन कर सकते हो गवर्निंग बॉडी का और स्पेसिफाई करते हो एसआरओस का। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द मेंबर जो है इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग चेयरपर्सन शैल बी इंडिपेंडेंट। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी देखो ये रजिस्ट्रेशन इसका कब हुआ है, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ऑब्जेक्टिव आप देखोगे तो ये एंगेज करता है इन लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, जैसे कि एक्सक्लूडिंग द एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और ट्रेडिंग सर्विसेज और रियल एस्टेट को ये एक्सक्लूड करता है। और इसके अलावा एंगेज करता है कि किस तरह आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह आपको शेयर्स में या बॉन्ड से पैसा लगाना चाहिए। अब डिफरेंस फ्रॉम बैंकिंग या फिर डिफरेंस फ्रॉम बैंक देखो बेसिकली ये कैन नॉट एक्सेप्ट, एनबीएफसी आपको पता होगा ये क्या करते हैं, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और आउटसाइड द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम और साथ ही साथ चेक भी इशू नहीं कर सकते, कैन नॉट इशू चेक ऑन देमसेल्फ। आप चेक नहीं ले मतलब ये चेक नहीं बोल सकते ये ठीक है जाइए आप इस बैंक से इस अकाउंट से मेरे इतना पैसा निकाल लीजिए, इट्स नॉट पॉसिबल। इसका देखो स्टेटस आप देखोगे तो देखा जाए तो 9000 एनबीएफसी जो है रजिस्टर्ड है विद आरबीआई एज ऑफ 2024। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2021। देखो इसमें ये क्या कह रहा है, सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैव ब्रॉट अंडर एम्बिट ऑफ रिजर्व बैंक, मतलब सेंट्रल और कोऑपरेटिव बैंक को अब रिजर्व बैंक एज इन देखेगी, मतलब उसकी कंट्रोल में आ गई है रिजर्व बैंक की, जो इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2021 के आधार पे है। देखो अबाउट द रिजर्व बैंक देखा जाए तो इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2021 RBIOS 2021 इसका ऑब्जेक्टिव अब देखोगे तो आपको क्या करना है, प्रोवाइड मतलब ये क्या करता है तो प्रोवाइड कस्टमर ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज REs स्पीडी एंड कॉस्ट इफेक्टिव एंड एक्सपेंडिचर अल्टरनेट ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म। मतलब बेसिकली कस्टमर को ये मतलब REs रेगुलेटेड एंटिटीज़ जो है एज इन कोई कंपनी होगा जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ है उसको ये क्या करता है, स्पीडी और कॉस्ट इफेक्टिव और एक्सपेंडिचर अल्टरनेट ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करता है, ठीक मतलब उसको प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कवरेज देखोगे तो अंटिल नाउ इट कवर्ड ऑल कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड नॉन शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड डिपॉजिट साइज ऑफ 50 करोड़। ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज देखोगे एक्सक्लूड करना है, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज विच आर मतलब जो ऑथराइज नहीं है टू एक्सेप्ट द डिमांड और हैज़ कस्टमर इंटरफेस बेसिकली जो विथ एन एसेट साइज ऑफ ₹100 करोड़। ऑल द सिस्टम जो है मतलब जितने भी सिस्टम है पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग सिस्टम प्रोवाइडर which participate in payment system in accordance with the Payment and Settlement System Act 2007. Credit Information Company अब देखोगे कि basically integrated the three ombudsman scheme of RBI, namely Banking Ombudsman Scheme 2006, Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Company 2018 और Ombudsman Scheme for Digital Transaction 2019। अब इसका मतलब ये बेसिकली अडॉप्ट किया गया है, मतलब इट अडॉप्टेड द वन नेशन वन ombudsman अप्रोच बाई मेकिंग द RBI ऑम्बड्समैन मैकेनिज्म जुरिडिक्शन न्यूट्रल। पावर अब देखते हो तो द ऑम्बड्समैन जो है वो कैन अवॉर्ड ₹20 लाख इन कंपनसेशन प्लस अप टू 1 लाख फॉर कंप्लायंस टाइम एक्सपेंसेस एंड एनी मेंटल डिस्ट्रेस और हैरेसमेंट। न्यू इनिशिएटिव देखते हो बाय RBI तो रिसेंटली RBI देखेंगे तो ये अनवील करता है की इनिशिएटिव लाइक यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस ULI, सेंट्रल बैंक डेटा करेंसी CBDC, रिटेल सैंडबॉक्स एंड पायलट फॉर टोकनाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CD है ना। फिर से RBI अनवील करता है की इनिशिएटिव जिसके लिए तो ULI के लिए, CBDC के लिए, रिटेल सैंडबॉक्स के लिए और CDC मतलब टोकनाइजेशन ऑफ
सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। अब देखो अगर इस इनिशिएटिव के बारे में पढ़ते हैं तो यूएलआई मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, ये यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है। बेसिकली एनविसाज करेगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई, मतलब ये एनविजन करेगा, ध्यान देगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। साथ ही साथ ये एग्रीगेट्स, मतलब ये देखता है डेटा, मल्टीपल डेटा सोर्सेस जो विच वुड बी मेड अवेलेबल, जो लेंडर को मिलेगा किसके लिए, फॉर बेटर क्रेडिट असेसमेंट, आप अपना क्रेडिट कैसे आराम मतलब और अच्छा कर सको। साथ ही साथ इन्हांस करता है डिलीवरी ऑफ क्रेडिट्स। और सीबीडीसी रिटेल बॉक्स जो है वो बेसिकली क्या करता है, ये फिनटेक फर्म के लिए जो इनोवेट और टेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए काम करता है। सीबीडीसी जो है ये क्रेडिट वर्जन है ऑफ फिएट करेंसी, इशूड किया गया है सेंट्रल बैंक के द्वारा। टोकनाइजेशन ऑफ सीडीज देखोगे तो वो क्या है, ये फैसिलिटेट करता है फास्टर सेटलमेंट, इंप्रूव करता है लिक्विडिटी, इनहेंस करता है ट्रांसपेरेंसी एक्सेट्रा। टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस, ये क्या है प्रोसेस, ये बेसिकली क्रिएट करता है डिजिटल रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड टोकन और ऑफ रियल वर्क एसेट जैसे कि स्टॉक्स और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और ब्लॉकचेन। सीडी जो है ये बेसिकली नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो इशू किया गया है इन डीमेटेरियलाइज्ड फ्रॉम और as a promissory notes against funds deposited at bank or other eligible financial institution। ये basically its maturity period जो है is up to 1 year, that is 7 days। स्वामित्व फंड, तो आरबीआई जो है एक्सेप्ट करता है स्वामित्व मतलब स्पेशल विडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग फंड। ये क्या है, फॉर गवर्नमेंट बैक्ड फंड है, किसके लिए, फ्रॉम इट्स टाइटेंड रूल्स ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। देखो आरबीआई एक्सेप्ट करता है स्वामित्व, आरबीआई स्वामित्व को हटा देता है। ये मतलब स्वामित्व है क्या, ये तो स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग है। ये एक ऐसा फंड है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, किसके लिए, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है फ्रॉम इट्स टाइटेंड रूल ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड उस रूल से इसको हटाया गया है, ठीक है। फिर से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आरबीआई ने स्वामित्व को हटा दिया है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड से, ठीक है। देखो आरबीआई प्रिस्क्राइब करता है रेगुलेटरी गाइडलाइंस किसमें, इन रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट बाय द रेगुलेटेड और एंटिटी ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। देखो आरबीआई प्रिस्क्राइब्स द रेगुलेटरी गाइडलाइंस, आरबीआई जो है रेगुलेटरी गाइडलाइन बताता है किसके रिस्पेक्ट में, कि किस तरह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंटिटीज इसकी कौन है, तो एआईएफ। अगर स्वामित्व के बारे में अगर पढ़ते हैं तो स्वामित्व बेसिकली 2019 में आया था, एक कैटेगरी 2, इट इज़ ए कैटेगरी 2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा फंड है जो स्टैब्लिश किया गया है और इनकॉर्पोरेट किया गया है इंडिया में, जो बेसिकली प्राइवेट पूल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। ये विच इज़ अ प्राइवेट पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल विच कलेक्ट्स फंड फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, मतलब सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर से फंड कलेक्ट करता है, वो चाहे इंडिया का हो या फिर फॉरेन का हो, किसके लिए कलेक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट के लिए। सेबी रेगुलेट करता है एआईएफ को, जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड इंक्लूडिंग एंजल फंड। ऑब्जेक्टिव अब देखोगे तो ये प्रोवाइड करता है प्रायोरिटी डेप्थ फाइनेंसिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। और फंड मैनेजर अब देखोगे तो एसबीआई वेंचर लिमिटेड। फिर उसके बाद एंजल्स पॉज, देखो एंजल्स पॉज क्या है, तो जेफरी हिंटन जिनको अवार्ड मिला था 2024 के नोबेल प्राइज़ में, मतलब जिनको 2024 का नोबेल प्राइज़ मिला था गॉडफ्री हिंटन को, ये इनको वार्न किया गया है दैट एआई कुड ट्रिगर अ मॉडर्न एंगल्स पॉज। मतलब इन्होंने वार्न किया है कि एआई जो है वो ट्रिगर कर सकता है, बढ़ा सकता है मॉडर्न एंगल्स पॉज को। अब एंगल्स पॉज होता क्या है, बेसिकली टर्म है जो कॉइन किया गया है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट एलन के द्वारा, बेस्ड है फेंड्रिच एगल्स ऑब्जर्वेशन ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटेन। ये क्या रेफर करता है कि देखो इट रेफर्स टू द पैराडॉक्स ड्यूरिंग द अर्ली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन, मतलब अर्ली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो हुआ था सेम वही चीज़ रिपीट हो सकता है। टाइम पीरियड 1780 से लेकर 1840 तक, जहाँ पे इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो शार्पली बढ़ गया था, बट रियल वेज जो और वर्कर का जो है वो स्टैग्नेंट रह गया था, ठीक है। एआई वो काम कर सकता है, मतलब आउटपुट आपको बहुत मिल जाएगा लेकिन वेज ऑफ वर्कर जो है वो स्टैग्नेंट हो जाएगा। देयर आर कंसर्न दैट एआई ड्रिवन इकोनॉमी जो है कुड रेप्लिकेट द एंजल्स पॉज वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ एग्जिस्ट बट गेन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड जो है लिविंग मेनी बिहाइंड उसको रोक सकता है। एस्पेक्ट्स आप देखोगे तो हिस्टोरिकल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में और मॉडर्न एआई ड्रिवन इकोनॉमी में सबसे पहले ड्राइवर ऑफ चेंज ये मैकेनाइजेशन है, स्टीम पावर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग है। फिर टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो 1780 लेके 1840 तक, मतलब 2020 टू 2030 प्रोजेक्ट्स। फिर प्रोडक्टिविटी ट्रेंड देखोगे तो शार्प इंडस्ट्रियल ग्रोथ और मॉडर्न एआई ड्रिवन इकोनॉमी में राइजिंग आउटपुट थ्रू एआई ऑटोमेशन। फिर वेज रिस्पॉन्सिबल में आप हिस्टोरिकल देखोगे तो रियल वेज स्टैग्नेंट हो जाता है और मॉडर्न एआई में वेजेस ऑफ लो
और मिड स्किल वर्कर जो है वो डिक्लाइन भी कर सकता है, डिक्लाइन और स्टैग्नेट कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन में तो कैपिटल एंड इन्वेस्टर एनरिच्ड और टेक फर्म इन्वेस्टर और हाई स्किल एआई वर्क जो है वो बेनिफिट होता है मॉडर्न एआई ड्रिवन इकोनॉमी से। सोशल आउटकम देखोगे तो हिस्टोरिकली तो अर्बन इनइक्वालिटी, वर्कर अनरेस्ट और मॉडर्न्स में स्किल पॉपुलाइजेशन, जॉब डिस्प्लेसमेंट, इनइक्वालिटी अक्रॉस द सेक्टर एंड कंट्रीज। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं वेटेड एवरेज कॉल रेट WACR। देखो RBI वुड कंटिन्यू टू यूज ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल रेट। तो RBI कंटिन्यू करेगा WACR को, ये ऑपरेटिंग टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी का। WACR इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली एवरेज इंटरेस्ट रेट है जहाँ पे बैंक लेंड करता है या फिर बोरो करता है मनी फ्रॉम ईच अदर एक रातों रात ओवरनाइट, जस्ट फॉर वन डे, सिर्फ एक दिन के लिए। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, वेटेड एवरेज कॉल रेट का, तो बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है शॉर्ट टर्म कॉस्ट ऑफ मनी इन बैंकिंग सिस्टम। साथ ही साथ ये हेल्प करता है RBI को कि मॉनिटर करना है कि कितना इजी और डिफिकल्ट है इट इज़ फॉर बैंक टू गेट फंड्स। ये बेसिकली WACR जो है वो गोज अप, इट मीन्स मनी जो है बेसिकली मनी इज बिकमिंग कॉस्टलियर, इफ इट गोज डाउन इट मीन्स मनी इज ईजियर टू गेट। अब देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO, तो IMF प्रोजेक्ट करता है इंडिया का GDP ग्रोथ रेट फॉर रुपीज़ 2025-26 टू 6.6%। फिर से IMF प्रोजेक्ट करता है इंडिया का GDP ग्रोथ कितना रहेगा, 6.6% रहेगा फॉर ईयर 2025-26। पहले कितना था, 6.4%, और 6.2% था 2026-27 के लिए इन WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अकॉर्डिंग। ग्लोबल ग्रोथ देखोगे इन द प्रोजेक्ट जो है project to slow from 3.3% in 2024 to 3.2% in 2025 and 3.1% in 2026। अब देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को अगर हम लोग देखते हैं तो ये पब्लिश किया गया था, मतलब पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। पर्पस इसका क्या है, काम क्या करता है, ये बेसिकली प्रेजेंट करता है, एनालाइज करता है प्रोजेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक इन नियर एंड मीडियम टर्म। साथ ही साथ इट इज़ यूजुअली पब्लिश्ड ट्वाइस अ ईयर विद एन अपडेट इन बिटवीन। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट GFSR के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है रिसेंटली रिलीज करता है ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट GFSR अप्रैल 2025 में। अब GFSR के बारे में थोड़ा देखते हैं कि प्रोवाइड करता है रेगुलेटरी असेसमेंट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एंड आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल सिस्टमेटिक वीकनेसेस बिफोर दे लेड टू क्राइसिस। की फाइंडिंग्स क्या है, टाइटन करता है ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन को, हैव कॉज्ड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क। फिर रोल ऑफ मेजर जियोपॉलिटिकल रिस्क इवेंट में देखा जाए स्पेशली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में वो क्या कर सकता है, कैन लीड टू सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन स्टॉक प्राइसेस और इंक्रीज कर सकता है सॉवरेन रिस्क प्रीमियम्स को। फिर अदर की रिपोर्ट्स जो IMF के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है और फिस्कल मॉनिटर है। उसके बाद PM सेतु प्रधानमंत्री स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIS ये लॉन्च हो गया है। स्कीम जो है बेसिकली लॉन्च किया जाएगा या फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। PM सेतु ये है क्या, ये बेसिकली 60,000 करोड़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका एम क्या है कि ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब आपको ट्रांसफॉर्म करना है 1000 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया इनटू मॉडर्न इंडस्ट्री अलाइन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब 1000 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को आपको मॉडर्न और इंडस्ट्री अलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में तब्दील कन्वर्ट करना है। इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए तो PM सेतु जो है बेसिकली फॉलो करेगा हब एंड स्पोक मॉडल को विद 200 हब ITIs लिंक्ड टू 800 स्पोक ITIs। ठीक है, ITI एज एन आपको पता होगा, ITI एज एन ट्रेनिंग सेंटर्स होता है, ठीक है। उसके बाद ईच हब जो है विल बी इक्विप्ड विद एन एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर जो प्रोड्यूस करेगा यूनिट्स को, प्रोडक्शन यूनिट्स को, मतलब प्रोडक्शन यूनिट्स भी वहाँ पे रहेगा, मतलब इंक्यूबेशन सेंटर रहेंगे और प्रोडक्शन यूनिट्स रहेगा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही साथ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स फैसिलिटीज़ और प्लेसमेंट सर्विसेज। वाइल स्पोक जो है वो क्या करेगा, वो एक्सटेंड करेगा एक्सेस एंड आउटरीच को, मतलब बेसिकली ये एक्सेसिबल रहेगा और आउटरीच को बढ़ाएगा। अब मेन कंपोनेंट्स आप देखते हो तो ये इंट्रोड्यूस न्यू डिमांड ड्रिवन कोर्स, साथ ही साथ रिवैम्प करेगा एग्जिस्टिंग वन इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्रीज। ये सेटअप करेगा स्पेशल पर्पस व्हीकल को SPVs को विद क्रेडिबल एंकर इंडस्ट्री पार्टनर टू मैनेजर क्लस्टर एंड इंश्योर करना है आउटकम बेस्ड ट्रेनिंग को। साथ ही क्रिएट करना है पाथवे फॉर लॉन्ग टर्म डिप्लोमेट्स और शॉर्ट टर्म कोर्सेज और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स को। अब देखो स्ट्रेंथ देखोगे तो 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे कि भुवनेश्वर उड़ीसा में, चेन्नई तमिलनाडु में, हैदराबाद तेलंगाना में, कानपुर उत्तर प्रदेश में, लुधियाना पंजाब में एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड ग्लोबल पार्टनरशिप।
अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI जो है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये स्टेट रन इंस्टीट्यूशन होता है जो काम करता है एज अ बैकबोन किसके लिए, वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। ये सिंस 1950 काम कर रहा है। एक्रेडिटेशन आप देखोगे तो मैनेज किया जाता है बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। स्टेटस कब देखोगे तो लगभग 15,034 ITI ऑपरेशनल है, 15,034 ITI जो है इन वर्किंग प्रोसीजर है विथ 78% प्राइवेटली ओन्ड है। स्कीम्स आप देखोगे तो स्ट्राइप मॉडल ITI एंड ED SD ESDI एनहांसमेंट स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अब देखो नेक्स्ट हमारा रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स दैट इज रोडेप स्कीम। देखो रोडेप स्कीम जो है ये बेसिकली एक्सटेंड कर दिया गया है इसका टाइम पीरियड टिल मार्च 2026। इसको आप स्कीम के बारे में पढ़ते हो तो ये लॉन्च किया गया था जनवरी 2021, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा। ऑब्जेक्टिव आप देखोगे तो ये बेसिकली रिम्बर्स करता है टैक्सेस को, ड्यूटीज को और लेवी करता है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल जैसे कि दैट आर नॉट रिफंडेड अंडर एनी अदर मैकेनिज्म। साथ ही रिड्यूस करता है हिडन कॉस्ट को और इंडियन एक्सपोर्ट और कॉम्पिटिटिव को बढ़ाता है ग्लोबल मार्केट में। स्कोप आप देखोगे तो ये कवर करता है टैक्स इनक्योर्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। अब वी राइस इनिशिएटिव तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इमेजिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस, ये इनिशिएटिव जो है बेसिकली लॉन्च किया गया है रिसेंटली। आप देखो वी राइस इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं तो ये लॉन्च किया गया था नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP किसके अंतर्गत आता है, अवार्ड टू रिवॉर्ड इनिशिएटिव अलॉन्ग विद DP वर्ल्ड। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि आपको हेल्प करना है वुमेन एंटरप्रेन्योर को इंक्लूडिंग वुमेन लेड MSME जो बेसिकली स्केल करेंगे बिजनेसेस ग्लोबली थ्रू ट्रेड फैसिलिटेशन, मेंटरशिप और स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप से पार्टनरशिप से। डिस्कवरी ऑफ नेचुरल गैस इन अंडमान बेसिन, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने इन्फॉर्म किया है कि अबाउट द ऑकरेंस ऑफ नेचुरल गैस इन श्री विजयपुरम टू वेल एट 17 किलोमीटर फ्रॉम शोर लाइन ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ अंडमान एंड सी। फिर से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने इन्फॉर्म किया है कि ऑकरेंस ऑफ 2 नेचुरल गैस कहाँ पे, श्री विजयपुरम में, 2 वेल्स एट 17 किलोमीटर फ्रॉम शोर लाइन से 17 किलोमीटर दूरी पे श्री विजयपुरम में 2 वेल है जो ईच कोस्ट ऑफ अंडमान आइलैंड में प्रेजेंट है। इंडिया का हाइड्रोकार्बन रिसोर्स असेसमेंट स्टडी के हिसाब से आप देखोगे तो एस्टिमेटेड हाइड्रोकार्बन रिसोर्स कितना है, 371 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट MMTOE कहाँ पे, इन अंडमान निकोबार बेसिन। और जियोलॉजिकली आप देखोगे तो अंडमान निकोबार बेसिन जो है बेसिकली लाई करता है इन द इंटरसेक्शन ऑफ अंडमान निकोबार बेसिन जो किसका पार्ट है, बंगाल अरक्कन सेडिमेंट्री सिस्टम का। अब एक बार देखिए एस्टिमेट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया देखिएगा तो आंध्र प्रदेश में 6% है, असम में 15% है, गुजरात में 5%, राजस्थान में 6%, तमिलनाडु में 3%, त्रिपुरा में 3% और वेस्ट बंगाल में 4%, मध्य प्रदेश में 2%। ईस्टर्न और ऑफशोर्स में देखोगे तो इधर ये इंडिया है तो इधर ईस्टर्न ऑफशोर्स में, तो ईस्टर्न ऑफशोर्स में हमारा कितना है, ईस्टर्न ऑफशोर्स में हमारा कितना है 24%, वेस्ट शोर में 31% और अदर्स में 1% है। अब टेक्टोनिक सेटिंग्स आप देखते हो जो बाउंड्री के अलॉन्ग होता है ऑफ इंडिया बर्मीज प्लेट, मतलब इंडिया और बर्मा म्यांमार, वो क्रिएट करता है न्यूमरस स्ट्रेटेजिक ट्रैप्स कंड्यूसिव टू हाइड्रोकार्बन एक्युमुलेशन। अर्लियर देखा जाए तो गैस हैज बीन डिस्कवर्ड इन एडजेसेंट बेसिन अलॉन्ग विद नॉर्थ सुमात्रा इंडोनेशिया एंड इरावदी मार्गुई म्यांमार। साथ ही साथ डिस्कवर करता है, मतलब डिस्कवरी जो है अलाइन करता है इंडिया का वर्जन किसके लिए, ऑफ स्टैब्लिशिंग गैस बेस्ड इकोनॉमी बाय 2030 और इंक्रीज करना है शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन प्राइमरी एंड एनर्जी बास्केट टू 15% बाय 2030। करंटली देखा जाए तो इंडिया का नेचुरल गैस प्रोडक्शन जो है ये सिर्फ 50% अपने डिमांड को मैच करता है, बाकी रेस्ट जो है बेसिकली फुलफिल किया जाता है थ्रू इम्पोर्ट। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 50% आप बाहर से इम्पोर्ट करते हो, जैसे कतर, US, UAE, ये मेजर सोर्स ऑफ इंडिया का लिक्विफाइड नेचुरल गैस इम्पोर्ट का। इनिशिएटिव क्या है ऑफ फॉर नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, देखो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प 2016, ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था एक यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क किसके लिए, सारे हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन और हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन के लिए सारे इंट्रोड्यूस किया गया था ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी OALP। अब नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ डीप वाटर एक्सप्लोरेशन जो है वेल के अकॉर्डिंगली आर प्लान इन ऑफशोर बेसिन, मतलब बेसिन के बगल में, तो मतलब एज इन वाटर वाले रीजन में, मतलब ओशन वाले रीजन में, टू फाइंड न्यू डिस्कवरीज एंड फुल्ली एक्सप्लॉइट द हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स। अब देखो अदर इनिशिएटिव्स में देखा जाए तो नेशनल डेटा रिपोजिटरी, नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम जो 100% FDI इन नेचुरल गैस सेक्टर एक्सेट्रा, स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस
रिलीज़ करता है स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स। ये बेसिकली अबाउट स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स के बारे में आप देखोगे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको कैप्चर करना है स्टेट का, मतलब स्टेट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन कहाँ पे, कि इन डेवलपिंग द कंट्री माइनिंग सेक्टर। तो कंट्री के माइनिंग सेक्टर को आप डेवलप करोगे तो आपको वही देखना है कि हाउ डज द स्टेट कंट्रीब्यूट इन इट। प्रमोट करना है मीमिंग माइनिंग सेक्टर को, उसके रिफॉर्म्स को, और एक्सेस करना है स्टेट परफॉर्मेंस को। अब बेसिस देखोगे तो ये इंडेक्स इवेलुएट करता है स्टेट बेस्ड ऑन ऑक्शन परफॉर्मेंस, अर्ली माइनिंग ऑपरेशनलाइजेशन और एक्सप्लोरेशन थ्रस्ट, और साथ ही साथ सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस जो रिलेट करता है नॉन कोल मिनरल्स को। क्लासिफिकेशन देखोगे तो स्टेट जो है ये बेसिकली क्लासीफाई किया गया 3 कैटेगरी में बेस्ड ऑन द मिनरल एंडोमेंट। तो टॉप परफॉर्मर आप देखोगे बेसिकली कैटेगरी में, तो ए कैटेगरी में आता है आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। बी में आता है गोवा, उत्तर प्रदेश और असम। और सी में आता है पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा। अब देखो मेजर एंड माइनर मिनरल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखो MMDR एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको ध्यान रखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्लासीफाई किया है कि लाइमस्टोन जो है ये मेजर मिनरल कम्प्लीटली है। तो अर्लियर लाइमस्टोन जो था वो क्लासिफाइड किया गया था माइनर मिनरल एज वेल एज मेजर मिनरल डिपेंडिंग अपॉन द एंड यूज, मतलब आप किस तरह उसको यूज़ कर रहे हो। तो मेजर और माइनर मिनरल जो है उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। अब देखो अबाउट मेजर और माइनर मिनरल देखते हैं तो अंडर द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन MMDR एक्ट 1957 मिनरल जो है ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में, दैट इज मेजर मिनरल्स एंड माइनर मिनरल्स। मेजर मिनरल जो है वो कवर करता है फुल मिनरल consisting of coal, lignite, petroleum and natural gas, और metallic minerals including the atomic minerals और non-metallic minerals. Minor mineral जो है वो consist करता है material such as marble, slates and shells etc. MMDR एक्ट जो है वो क्या स्टेटस देता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को देता है कि पावर क्या है कि आप रूल्स बना सकते हो मिनरल्स, दैट इज माइनर मिनरल्स में। अब मिशन क्या है, अब नेक्स्ट हमारा है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज, MEHA मेडटेक मिशन, ये लॉन्च कर दिया गया है। तो महा मेडटेक मिशन जो है ये बेसिकली लॉन्च कर दिया है बाय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च CMR, ICMR और गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। ANRF जो है ये बेसिकली स्टैब्लिश किया गया है थ्रू ANRF एक्ट 2023। ये एपेक्स बॉडी है जो प्रोवाइड करेगा हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब महा मिडटेक मिशन जो है ये बेसिकली एम इसका आप देखोगे तो एक्सलरेट करना है इनोवेशन इन इंडिया मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर, रिड्यूस करना है रिलायंस ऑन हाई कॉस्ट इंपोर्ट, और प्रमोट करना है इक्विटेबल एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी मेडिकल टेक्नोलॉजीज में। फंडिंग आप देखोगे तो प्रोवाइड करता है फंडिंग जो सपोर्ट करता है वाइड रेंज ऑफ एंटिटीज इंक्लूडिंग द एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, स्टार्टअप्स, MSME। मेडटेक इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली कोलैबोरेशन बिटवीन एंटिटीज है, मतलब मेडटेक इंडस्ट्रीज और कोलैबोरेशन बिटवीन एंटिटीज, ये इसके फंडिंग पार्टनर्स हैं। माइलस्टोन लिंक्ड फंडिंग ऑफ ₹5 to 25 करोड़ पर प्रोजेक्ट, ये बेसिकली एंड अप टू ₹50 करोड़ इन एक्सेप्शनल केसेस। एनेबलिंग सपोर्ट आप देखोगे तो बेसिकली थ्रू नेशनल इनिशिएटिव सच एज पार्टनर मित्रा, दैट इज IP प्रोटेक्शन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मेडटेक मित्रा जो है वो रेगुलेटरी गाइडेंस एंड क्लियरेंसेस है। क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क जो है ये फॉर क्लिनिकल वैलिडेशन और एविडेंस जनरेशन एक्सेट्रा है। टेक्नोलॉजी एरिया जो है ये बेसिकली इनोवेटिव मेडिकल डिवाइसेस है। और IVD, ठीक है, IVD इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स जो इंक्लूड करता है हाई एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, डीप टेक लाइक इमेजिंग, रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट, रोबस्टस मिनिमल्स, इन्वेसिव टेक्नोलॉजीज, इम्प्लांट AI, मतलब AI/ML इनेबल्ड प्लेटफॉर्म एंड डिवाइस एक्सेट्रा। इसकी टेक्नोलॉजी एरियाज है सब है ना, कहाँ कहाँ ये अपना टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है। इंडिया मेडटेक सेक्टर में सबसे पहले ओवरव्यू आप देखोगे तो ये बेसिकली रिकॉग्नाइज एज अ सनराइज सेक्टर, इसको सनराइज सेक्टर के तौर पे देखा गया है। वैल्यू एट $15 बिलियन प्रोजेक्ट किया गया है टू रीच 30 बिलियन बाई 2030। एक्सपोर्टर्स देखोगे तो इंडिया का मेडिकल डिवाइस जो है वो एक्सपोर्ट करता है, मतलब वो सरपास कर गया $4 बिलियन। फिर मार्केट पोजीशन आप देखोगे तो 4th लार्जेस्ट मेडिकल डिवाइस मार्केट है इन एशिया आफ्टर जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया। गवर्नमेंट पॉलिसीज अब देखोगे तो सपोर्ट किया गया भाई PLI स्कीम, दैट इज PRIP स्कीम, नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी और मेडिकल डिवाइस पार्क्स।